मना स्टार्ट करता है एक्सप्लेन करते हुए कि सुपर हीरोज ऐसी चीज है जिनके साथ लोग हमेशा ऑब्सेस्ड रहेंगे और उनसे एनुअल रेवेन्यू पूरा मूवी इंडस्ट्री डोमिनेट कर रहा है। हीरो कॉमिक्स की भी बड़ी सेल्स हो रही हैं और हीरो थीम्ड पार्क्स भी है। वहां विजिटर्स पागलपन की तरह आते हैं। लेकिन दुनिया बस फेक हीरोज के ऑब्सेशन में है, क्योंकि रियल सुपर हीरोज होते तो वो उन लोगों की प्रोटेक्शन करते जो जरूरत में है। हम देखते हैं एक किड अपने डैड से कहता है कि वो सुपर बेयर मैन देखना चाहता है। उसका डैड कहता है कि अगर उसका बेटा चाहता है तो ऑफ कोर्स, और फिर पूछता है कि क्या वो हंग्री है। लेकिन उसका बेटा ऊपर देखता है, एक इंसान को स्काई में फ्लोट करते हुए। उसका फादर कहता है कि वो थोड़ा हंग्री फील कर रहा है। बेटा कहता है कि डैड ऊपर देखो, एक सुपर हीरो है। उसका डैड सोचता है कि कौन सा हीरो उसके बेटे को सरप्राइज कर रहा है, और फिर वो खुद भी शॉक हो जाता है, जैसे सभी लोग देखकर कि एक बंदा बस हवा में फ्लोट कर रहा है। वो सोचने लगते हैं कि शायद ये मूवी शूट हो रहा होगा और कहने लगते हैं कि इसमें बहुत पैसा लगा होगा। तब एक गिगाफैट नर्ड कहता है कि इन लोगों में सेंस ही नहीं है और यही वजह है सिविलियंस नो गुड होते हैं। वो कहता है कि ये बंदा एक रियल हीरो है, डेफिनेटली एक सुपर ह्यूमन है, और शायद उन्होंने ये रूमर्स नहीं सुने कि सुपर हीरोज एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। वो एक्साइटेड होता है कि वो पहली ग्लोरियस फोटो ले रहा है और हीरो से कहता है कि एक और पोज दिखाए। सुपर हीरो पूछता है कि वो क्या देखना चाहता है और सोचता है शायद ऐसा, और फिर वो एक ही मूव में उस नर्ड का हेड उड़ा देता है। ब्लड क्राउड में पेंट हो जाता है और एक औरत जो उसके बिल्कुल पास खड़ी थी चिल्लाने लगती है। सब लोग भाग जाते हैं, चिल्लाते हुए कि क्या उसने सच में किसी को मार दिया भी। वो कहते हैं पुलिस बुलाओ। सुपर हीरो उन्हें बुलाता है, लेकिन वो इग्नोर कर देते हैं। फिर वो एकदम जोर से चिल्लाता है और इंस्टेंट सब साइलेंस हो जाता है। सब ऊपर देखते हैं और वो कहता है फाइनली ऐसे ही होना चाहिए। फिर वो पूछता है कि क्या वो साउंड सुन पा रहे हैं, और हम देखते हैं कि आसमान से बहुत सारे मीटियोर्स गिर रहे हैं। वो कहता है कि ये उसका उनके लिए गिफ्ट है, जबकि अपोकलिप्स ह्यूमैनिटी पर उतर आती है। सब सिर्फ देख सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते, और ये सब हुआ रियल सुपर ह्यूमंस के अपीयरेंस की वजह से, जिनसे लोग ऑब्सेस्ड थे। अब वही उन्हें एक्सटिंक्शन के क्राइसिस तक ले आए। हम देखते हैं उसे टोक्यो में वही करते हुए। वो कहता है कि टावर बहुत कूल है और फिर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। उसकी रैम्पेज का सेकंड दिन उसने वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रॉय कर दिया। डे 3 उसने ग्रीनलैंड अननाइलेट कर दिया। डे 4 नॉर्दर्न फ्रांस वाइप आउट कर दिया। सिर्फ 5 दिन में दुनिया का 60% अननाइलेट हो गया, सिर्फ एक कोरियन होमलैंड की वजह से। इसके जवाब में पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स ने वर्ल्ड एलीट फोर्सेस बनाई। ह्यूमैनिटी के अपीयरेंस के साथ ही सुपर ह्यूमन काउंटर मेजर्स रैपिड डिप्लॉय किए गए। हम देखते हैं उसे बीच पर रिलैक्स करते हुए, जैसे ह्यूमैनिटी वाइप करने से उसका ऑफ डे हो। वो पीसफुली सो रहा है। गवर्नमेंट्स का चॉइस सिंपल और क्लियर था। उन्होंने उस पर डायरेक्टली मल्टीपल 100 मेगाटन हाइड्रोजन बॉम्ब्स गिराए। वो बॉम्ब्स उसे डायरेक्टली हिट करते हैं और दुनिया का सबसे बड़ा मशरूम क्लाउड क्रिएट होता है, जो हर जगह से दिखता है। उस ब्लास्ट ने 3 नेबरिंग कंट्रीज ऑब्लिटरेट कर दिए। लेकिन फ्राइडे, जिसने बॉम्ब डायरेक्टली फेस किया, बिल्कुल अनहार्म था, बल्कि उसे जगाया भी नहीं। व्हाइट हाउस में लोग न्यूज देखते हैं कि वो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन के सामने आया है। वो कहता है कि उसका नाम फ्राइडे है। प्रेसिडेंट इस यूनिवर्स में जेम्स रेगन कहता है कि उनके सारे न्यूक्लियर वेपन्स फेल हो गए, और वो सोचता है कि ये बंदा आखिर है क्या। उसका सिक्योरिटी टीम उसे बताता है कि फ्राइडे कैपिटल बिल्डिंग में है। प्रेसिडेंट नर्वस हो जाता है और पूछता है कि वो क्या चाहता है। सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि वो प्रेसिडेंट का वेट कर रहा है। जेम्स कहता है कि उसे फ्राइडे को वेट नहीं कराना चाहिए और अपने डिटेल के साथ उससे मिलने के लिए रेडी हो जाता है। लोग सजेस्ट करते हैं कि वो बुलेट प्रूफ वेस्ट पहने, लेकिन वो कहता है कि अगर वो काम करता तो वो लोग इस सिचुएशन में होते ही नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, दुनिया देख रही है। उसे कॉन्फिडेंस दिखाना है
क्योंकि वो ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करता है। वो पॉइंट तो सही था। जेम्स और फ्राइडे शेक हैंड्स करते हैं। फ्राइडे कहता है कि उससे मिलकर अच्छा लगा और वो इतना एक्साइटेड था कि उसे नींद नहीं आई। जेम्स उसे कट कर देता है और कहता है, नॉनसेंस बंद करो और बताओ तुम चाहते क्या हो। फ्राइडे कहता है कि ये बहुत सिंपल है, मुझे बस तुम्हें मारना है। फ्राइडे अपना हाथ सीधा जेम्स के स्टमक में घुसा देता है और उसे हवा में उठा लेता है। वो पूछता है कि ह्यूमंस की क्या रिएक्शन होगी जब उनका प्रेसिडेंट मर जाएगा, और वो वेट नहीं कर सकता देखने के लिए। मिलिट्री उस पर फायरिंग स्टार्ट करती है, लेकिन बुलेट्स उसके हेड पर लगकर बस बाउंस हो जाती है। मतलब ये लोग भूल गए क्या कि इस बंदे पर न्यूक्स गिराए थे और उसे कुछ नहीं हुआ। फिर वो जेम्स का कॉर्प्स उन पर फेंक देता है और एक सिक्योरिटी गार्ड उसे उठाने आता है। फ्राइडे आराम से वॉक करता हुआ निकल जाता है, बुलेट्स उस पर से रिकोचेट होते हुए, और सीधा एक कैमरा की तरफ देखते हुए पूछता है कि क्या वो फिर से ओनली बैड गाय है। फिर वो कहता है कि शायद लोग समझते नहीं कि वो ये सब क्यों कर रहा है, तो अब वो एक्सप्लेन करेगा। वो कहता है कि जब वो छोटा था उसका फैमिली बहुत पुअर था। हर दिन वो कचरे में खाना ढूंढकर सर्वाइव करता था। एक दिन उसकी मां बीमार हो गई। अगर उसे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिल जाता तो वो डेफिनेटली बच जाती, लेकिन उसके पास पैसा ही नहीं था। ये देखकर उसका फादर शॉक में अल्कोहल का एडिक्ट बन गया और लिकर चुराते वक्त पुलिस फायरिंग में मर गया। उसका बचपन बहुत ही मिजरेबल था, लेकिन दुनिया को उसकी जरा भी परवाह नहीं थी। ये एक ऐसी टीयर जर्किंग स्टोरी थी जो शायद लोग पहले भी 1000 बार सुन चुके थे, लेकिन फ्राइडे कहता है कि सब बकवास है शुरू से ही। ये सब साइमल्टेनियसली पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट हो रहा था। अमेरिकन प्रेसिडेंट की डेथ के बाद दुनिया एकदम केओस में चली गई। फ्राइडे ने पूरे प्लैनेट पर मैडनेस इंड्यूस कर दी, और इसका मतलब था कि ह्यूमैनिटी की स्पार्क धीरे धीरे खत्म हो रही थी। फिर भी थोड़ी सी उम्मीद हमेशा बची रहती है। एक स्नोई एरिया में एक टनल दिखाई देती है जो नीचे एक फैसिलिटी तक जाती है। ये एक्चुअली एक स्विस अंडरग्राउंड मिसाइल बेस था। एक आदमी कहता है कि नेपच्यून स्पेयर स्मूथली प्रोसीड कर रहा है और अगले हफ्ते तक कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा बंदा कहता है कि इस बार फाइनल बैटल होगी और वो फ्राइडे को दिखाएंगे कि ह्यूमैनिटी इतनी आसानी से गिव अप नहीं करती। ये बेस वर्ल्ड एलिड फोर्सेस का स्विस कमांडर याके ऑपरेट कर रहा था, लेकिन फ्राइडे एकदम से सीलिंग तोड़कर अंदर आ जाता है। याके शॉक में पूछता है कि उसे ये जगह कैसे मिली, जबकि ये 250 मीटर्स अंडरग्राउंड और एक रिमोट लोकेशन में है। सब पैनिक में आ जाते हैं, चिल्लाते हैं कि ये फ्राइडे है, भागो। फ्राइडे ऊपर देखता है नेपच्यून्स स्पीयर को और कहता है कि तुम लोगों ने कुछ इंटरेस्टिंग बनाया है। रिसर्चर याके से पूछता है कि अब क्या करना है, क्योंकि लगता है सब खत्म हो गया। सारे सोल्जर्स अपने गन्स फ्राइडे पर पॉइंट कर देते हैं, लेकिन याके उनकी आंखों में सिर्फ डर देख पाता है। इसी वक्त हमें डॉक्टर का नाम फाइनली पता चलता है। उसका नाम है योस शॉन्जन। याके उससे कहता है कि शॉन्जन सिविलियंस और रिसर्चर्स को लेकर इवैक्यूएट करे, क्योंकि अब वो लीडर है। शॉन्जन पूछता है इसका मतलब क्या है, लेकिन याके कहता है कि इसमें डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं है। वो कहता है कि शॉन्जन को जिंदा रहना होगा और उसे उन लोगों को इकट्ठा करते रहना होगा जिनके अंदर ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने का कन्विक्शन हो, और सबसे इंपॉर्टेंट उन लोगों को जो अपनी फैमिलीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। उसे कहना कि ह्यूमैनिटी फ्राइडे से कभी नहीं हारेगी। रिलक्टेंट शुंगन अग्री करता है और कहता है कि इट वॉज एन ऑनर टू सर्व अंडर हिम। याके नीचे देखकर फ्राइडे को स्टेयर करता है और फ्राइडे रोने लगता है, बोलते हुए कि ही इज बीइंग वे टू डैम कूल। अब सोल्जर्स हिलने लगते हैं जब वो अपने गन्स फ्राइडे पर पॉइंट करते हैं, एंग्शियस कि क्या उन्हें इवैक्यूएट करने का चांस मिलेगा या फाइट करने पर फोर्स किया जाएगा। यकीन कहता है कि इट वॉज एन ऑनर टू लीड देम ऑल, और अगर कोई उन्हें याद न भी रखे तो भी वो उन्हें याद रखेगा। वो स्माइल करता है और अपने पिस्टल का रैक स्लाइड करता है। सबको अब रियलाइज होता है कि उन्हें लॉक इन करना है
और वो अपने गन्स फ्राइडे पर पॉइंट करते हैं। फ्राइडे स्माइल करता है क्योंकि उसे पता है कि वो मीनिंगलेस है, और फिर वो लोग फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है एक जगह जहां एक आदमी प्रोन पोजीशन में राइफल के साथ एक डियर को शूट करता है और किल कर देता है। वो रिलीफ में साय लेता है और कहता है कि फाइनली वो पकड़ लिया। उसका नाम है बेक डोहा और वो 27 ईयर्स का है। फ्राइडे इंसिडेंट को 5 साल हो गए हैं और वो अभी भी रिपब्लिक ऑफ कोरिया में है। वो कुछ फ्राइडे पोस्टर्स के ऊपर स्टेप करके अपने घर में एंटर करता है बोलते हुए कि ही इज होम। ब्रो अपनी बैक पर डियर कैरी कर रहा होता है। क्या यूनिट है। फिर वो सरप्राइज होता है और पूछता है कि बच्चे अभी तक उठे हुए क्यों हैं। वो डियर देख लेते हैं और कहते हैं कि उन्हें पता था वो कर लेगा। टर्न्स आउट कि उन्होंने बेट लगाई थी कि वो फूड लेकर आएगा या नहीं। दूसरा बच्चा जिसका नाम है जुनीक, वो बेट लेकर भाग जाता है। जब वो रंग कर रहे होते हैं तो एक और चाइल्ड ड्राइंग बना रहा होता है और वो लोग उसके ऊपर स्टेप कर देते हैं। उसकी मास्टरक्राफ्ट वर्क खराब हो जाती है और वो पिस्ड ऑफ हो जाता है। वो भी उनके पीछे चेस करने लगता है। हमें पता चलता है कि लड़की का नाम है एसियो। डोहा बच्चों को काम डाउन करने की कोशिश करता है और कहता है कि सोल जहां सब कोलैप्स हो गया है, उस जगह पर यह घर बहुत नॉजी है और ये उनका छोटा सा हाइड आउट है। पहली बार उसने किड्स को 4 साल पहले मिला था। वो सोचता है कि उस दिन क्या खाएगा और कहता है कि काफी टाइम हो गया, थोड़ा बेर रामेन स्टर फ्राई ट्राई करना चाहता है। हम देखते हैं कुछ मेन चिल्लाते हैं, लोगों से कहते हैं ओपन अप, जब वो उनके डोर के बाहर बैठे होते हैं। वो कहते हैं कि वो बैड पीपल नहीं है। डोहा उनसे पूछता है कि क्या उनके पास बेर रामेन स्टर फ्राई है, और वो गाइस बस उसे स्टेयर करते हैं सोचते हुए कि इसका क्या प्रॉब्लम है। डोहा कहता है कि उसे लगा वो कन्वीनियंस स्टोर के पार्ट टाइमर्स हैं और एटमॉस्फेयर ने ऐसा फील दिया। एक बंदा पूछता है कि क्या वो स्लो है और क्या वो मरना चाहता है, और फिर हैमर उसके फेस की तरफ स्विंग करता है। डोहा साइड स्टेप करता है और बंदा मुंह के बल गिरता है और कंप्लेन करता है अपने बॉडी के बारे में, सोचते हुए कि उस आदमी ने क्या किया उसके साथ। फिर वो सोचता है शायद हैमर स्विंग करते वक्त उसकी लिवर पर हिट हो गया, लेकिन कहता है कि दैट मेक्स नो सेंस क्योंकि वो वे टू फास्ट था। डोहा कहता है कि पार्ट टाइमर्स आजकल श्योर रूड है। दूसरा बंदा चार्ज करता है डोहा की तरफ। वो डोहा को डबल लेग टेक डाउन से ग्रैब करता है और फ्लोर पर स्लैम कर देता है। वो कहता है कि डोहा पहला इंसान है जिसपे उसने ये मूव किया है। इसका मतलब वो उसकी स्किल एक्नॉलेज करता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो सब इल्यूजन है क्योंकि असल में बंदा चोक होल्ड में है और उसका ब्रेन ऑक्सीजन की कमी के वजह से हेल्यूसिनेट कर रहा है। डोहा कहता है ये बंदा भी फ्रीक है और पूछता है पार्ट टाइमर से कि क्या वो उसे अपने साथ ले जा सकता है। बंदा कहता है ऑफ कोर्स उन्हें एक मॉन्स्टर ही मिलना था। उसका दोस्त अभी भी डबल लेग के बारे में बोल रहा होता है और वो कहता है उसे शट अप कर। हम देखते हैं डोहा अपने बेर रामेन स्टर फ्राई के साथ बोलते हुए कि उनके पास वाकी था। फिर उसे बच्चों की आवाज सुनाई देती है जो एक दूसरे को चुप रहने कहते हैं, लेकिन वो नोटिस करते हैं कि बैड गाइस चले गए। डोहा बैक साइड से एंटर करता है क्योंकि बच्चों की आवाज सुन के उसे रियलाइज होता है कि वो किड्स है, लेकिन किड्स सोचते हैं कि डोर लॉक था। डोहा कहता है कि वो कभी लॉक था ही नहीं। वो कहते हैं अगर वो और पास आया तो वो उसे मारेंगे क्योंकि वो एक वुमन को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं जो ले डाउन है। वो एक दूसरे से आर्ग्यू करने लगते हैं और ड्राइंग वाला किड कहता है कि स्टॉप फाइटिंग, ऐसे टाइम में उन्हें टीम अप करना चाहिए। बाकी पूछते हैं कि वो क्या बकवास कर रहा है जब वो खुद कन्वीनियंस स्टोर में जाना चाहता था, और देखो क्या हो गया। उसका नाम है सेओ योंगजी। वो सब चिल्ला रहे होते हैं जब डोहा उनके करीब आता है। एसियो फ्रीक आउट करके कहती है कि उसने बोला था स्टे बैक, और जुनी कहता है कि उन्हें नेगोशिएट करना चाहिए। एसियो उसकी लेग में हिट करती है और जुनीक रेडी होता है बोलते हुए कि इस लाइफ में 9 साल हो गए और फाइनली टाइम आ गया है अपना बेसबॉल टैलेंट दिखाने का। वो स्विंग करता है और वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो योंगजी की बैक पर लग जाता है।
योंगजी कहता है कि उसको कोई मेंटल डेफिसिट या कुछ है। जुनीक अपना बैट फ्लोर पर फेंक देता है और डोहा की लेग पर जंप कर जाता है और किड्स चिल्लाते हैं कि टीचर को टच मत करो। डोहा अपना हाथ उसके फोरहेड पर रखता है और वो फिर से चिल्लाते हैं बोलते हुए कि स्टॉप। वो पूछते हैं कि वो हेल में क्या करने की कोशिश कर रहा है और अपना बैग क्यों उतार रहा है। डोहा एसईओ को कुछ मेडिसिन देता है बोलते हुए कि ये फीवर मेडिसिन है और इसे दिन में 2 बार खिलाना। वो कहता है कि बस फूड के लिए क्विक स्टॉप लिया था, उन्हें स्टार्टल करने के लिए सॉरी, लेकिन वो अभी निकल रहा है। जब वो वॉक कर रहा होता है तभी जुनीक उसकी लेग पर लटका होता है और एसईओ कहती है कि उसे छोड़ दो। जैसे ही वो छोड़ता है योंगजी उसे चोक करने लगता है बोलते हुए कि डेफिनेटली उसने ये जानबूझकर किया। एसईओ रियलाइज करती है कि अगर उन्हें सर्वाइव करना है तो उन्हें डिसीजन लेना ही होगा। जब वो उसके पीछे फॉलो करने लगते हैं अपना सब सामान लेकर, लगता है टीचर शायद उस स्लीपिंग बैग में है। एसईओ कहती है कि वो सिर्फ उसका पीछा नहीं कर रहे बल्कि सैम डायरेक्शन में जा रहे हैं। डोहा कहता है कि उसने तो कुछ बोला ही नहीं और वो सब वॉक कंटिन्यू करते हैं जब तक वो टर्न नहीं करता। वो कहता है कि लगता है वो डेफिनेटली उसका पीछा कर रहे हैं। एसईओ पूछती है कि क्या ये रियली ऑप्शन है और तब से वो लोग साथ रह रहे हैं। टाइम के साथ एक बात क्लियर हो जाती है, वो ट्रूली एक दूसरे को फैमिली समझने लगते हैं। हम टीचर की आवाज सुनते हैं जो कहती है कि उसके क्लोथ्स कितने डर्टी हो गए और उसने आज बहुत कुछ झेला होगा। डोहा कहता है कि ऐसा तो होगा ही जब वो डियर घर ला रहा था। वो कहती है कि उसने बाथ में पानी गर्म कर दिया है ताकि वो सीधा शावर ले सके। वो पूछता है कि क्या अपने क्लोथ्स यही लिविंग रूम में दे दे। वो कहती है सिर्फ टॉप फाइन है और पूछती है कि वो क्या सोच रहा था। डोहा अपना पहला लेयर उतारता है जो बस एक पंप कवर होता है। वो कहता है कि क्लोथ्स वो लॉन्ड्री रूम में ले जाएगा, लेकिन वो कहती है कि वो खुद कर लेगी। फिर वो कहती है कि रिसेंटली वो जैक्ड एज हेल लग रहा है और वंडर करती है कि कौन सी लड़की उसे ले जाएगी। ऑफ कोर्स ये क्लियर है कि डोहा के फीलिंग्स उसके लिए है। जुनीक पूछता है कि लाइफ बाहर कैसी है और वो फाइट करना सीखना चाहता है। उस रात एक फायर या कुछ और दूर जल रही होती है और हम देखते हैं डोहा बालकॉनी से उसे देख रहा है। टीचर उसे बुलाती है और कहती है कि कोल्ड होगा और उसने उसके लिए टी बनाई है। वो उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि उसे कभी नहीं लगा था कि सोल में इतने स्टार्स दिख सकते हैं, क्योंकि हमेशा लाइट पॉल्यूशन होती थी। फिर वो कहता है कि फूड तो काफी है, लेकिन बाकी चीजें जो बाहर जाने के लिए चाहिए वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, इसलिए वो एक बड़ा सुपरमार्केट जाने वाला है। वो कहती है कि शायद वहां डेंजरस होगा क्योंकि बैड लोग होंगे। डोहा कहता है कि उसे लगता है कि यहां कोई और है ही नहीं उनके अलावा, और उसने पिछले 1 महीने से कोई फुटप्रिंट्स भी नहीं देखे। सबसे बड़ी बात, जुनी का बर्थडे आ रहा है और वो चाहता है कि एटलीस्ट उस दिन वो कुछ डिलिशियस खाए। वो कहती है कि उसे पता है डोहा उनका ख्याल रखने के लिए हार्ड वर्क कर रहा है। डोहा उसकी तरफ ग्लांस करता है और फिर स्टार्स की तरफ देखकर साय करता है, बोलते हुए कि वो और किड्स उसका पहला रियल फैमिली है और उसके लिए वही मोर देन इनफ है। वो कहती है कि ठंड है। डोहा कहता है कि हाँ ठंड है, इसलिए बस जल्दी सो जाना चाहिए। और वो कहती है कि अगर वो फैमिली है तो शायद उन्हें हस्बैंड और वाइफ का रोल प्ले करना चाहिए। डोहा ब्लश करने लगता है और वो लाफ करती है बोलते हुए कि शी इज जस्ट किडिंग। डोहा पूछता है कि वो ऐसा जो क्यों करेगी और वो पूछती है कि क्या उसे ये आइडिया पसंद नहीं आया। डोहा पैनिक करने लगता है और वो उसे क्यूट बुलाती है। जब सब लोग बाहर निकलते हैं, बच्चे स्नो में खेल रहे होते हैं बोलते हुए कि ये क्लाउड जैसा है, लेकिन योंगजी कहता है कि ठंड बकवास है और उन्हें जल्दी घर चले जाना चाहिए। उस पर एक स्नोबॉल लगता है और फिर डबल टीम होता है और वो जुनीक और एसईओ आके पीछे चेस करने लगता है। डोहा अम्यूज्ड होकर देख रहा होता है और टीचर भी एक स्नोबॉल रोल करना स्टार्ट करती है। डोहा भी फिर वही करता है। वो सोचती है कि वो क्या कर रहा है और फिर वो एक जाइंट स्नोबॉल रोल करता है और सब
उससे इंडियाना जोन्स जैसा रन करते हुए बचने लगते हैं। वो लोग एक बड़ा स्नोमैन बना लेते हैं जो ऑनेस्टली वे टू डैम बिग होता है। फिर वो मॉल की तरफ निकलते हैं। किड्स एक्साइटेड होते हैं बोलते हुए कि स्नैक्स सब उनके हैं। लेकिन डोहा कुछ नोटिस करता है सोचता हुआ कि यहां सारी ब्रांचेस क्यों ब्रोकन है। उससे पहले ये समझ नहीं आया था कि ये कितना बड़ा साइन है। लेकिन अगर थोड़ा और ऑब्जर्वेंट होता। किड्स उसे हरी अप बोलते हैं कि अगर वो लेट हुआ तो सारा बियरस्टर फ्राई रामेन उनका होगा। डोहा कहता है कि वो आ रहा है और सोचता है कि शायद ये हवा की वजह से है। जब वो आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उनसे पहले एक फुटप्रिंट था। डोहा हर एक बच्चे को एक विसल देता है और इंस्टेंटली जुनीक उसे ब्लो करने लगता है, जिस पर एसीओ उसके हेड पर हिट करती है। डोहा कहता है जुनीक और योंगजी एक ग्रुप में रहेंगे और एसीओ और टीचर भी एक ग्रुप में, और सबको पैर्स में स्टिक रहना है, दूसरे फ्लोर्स पर नहीं जाना। अगर कुछ भी हुआ तो विसल ब्लो करना और 1 घंटे बाद यही मिलना। जब सब स्टोर के अंदर होते हैं, टीचर क्लोथ्स पिक कर रही होती है बोलते हुए कि ये टफ डिसीजन है। बच्चे बहुत फास्ट ग्रो अप कर रहे हैं तो उसे समझ नहीं आता कि उनके लिए बड़े क्लोथ्स ले या अभी के लिए परफेक्टली फिट होने वाले। उसका पर्सनल सोचना है कि अभी के लिए फिट होने वाले ही बेटर है। एसीओ उसे बुलाती है बोलते हुए कि ये देख, और वो वैसे ही क्लोथ्स ट्राई करती है जैसे टीचर पहनती है। टीचर कहती है कि वो उससे ज्यादा प्रिटी लगती है और बड़े होने पर डेफिनेटली मॉडल बन सकती है, और फिर कहती है कि वो उसके लिए और क्लोथ्स रिकमेंड करेगी। जुनीक और योंगजी बुक सेक्शन में होते हैं। जुनीक अपने बैग पर पूरा का पूरा माउंटेन ऑफ डायबिटीज लेकर घूम रहा होता है। उन्हें याद दिलाया जाता है कि वो यहां आए थे जुनी के बर्थडे की वजह से। योंगजी उससे कहता है कंप्लेन करना बंद कर, सोचते हुए कि और कितना ज्यादा वो लेगा। जुनी कहता है कि उसने एक्चुअली इतना ज्यादा पैक नहीं किया, और योंगजी लाफ करता है पूछते हुए कि क्या उसे लगता है वो सब वापस कैरी करेगा। जुनी कहता है ऑफ कोर्स, और वो और ज्यादा अपने बैग में डाल लेगा। फिर जुनी ट्रिप करना स्टार्ट करता है और योंगजी कहता है कि टॉकिंग बंद कर क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा। लेकिन जुनीक उसका नाम चिल्लाने लगता है और योंगजी उसे नॉजी बुलाता है। जब वो देखने के लिए मुड़ता है तो पूरा माउंटेन ऑफ डायबिटीज उस पर लैंडस्लाइड करता है। ये देख योंगजी पिस्ड ऑफ हो जाता है, लेकिन जुनीक सिर्फ अपने स्नैक्स की चिंता करता है। एक प्रिंगल्स कैन रोल होकर दूर चला जाता है। जुनीक उसके पीछे वार्डलिंग करता है और उसे उठाकर कहता है कि वो उनमें से एक भी जाने नहीं देगा। तभी उसे एक आर्केड दिखाई देता है और अंदर किसी को गेम खेलते सुनता है। वो अंदर चला जाता है और योंगजी उससे चिल्लाता है, लेकिन देख नहीं पाता कि वो कहाँ गया क्योंकि वो ध्यान नहीं दे रहा था। इस बीच डोहा मैन्युफैक्चरिंग एरियाज चेक कर रहा होता है, बोलते हुए कि लगता है यहां कोई एंटर नहीं हुआ। अगर ब्रोकन ट्री सिर्फ वाइन की वजह से था तो इतने बड़े सुपरमार्केट में इतना स्टॉक बचा कैसे? लोग तो जरूर आए होंगे। फिर वो सोचता है शायद उन्होंने कुछ लिया ही नहीं, या फिर शायद वो निकल ही नहीं पाए क्योंकि उसके सामने कॉर्पसेस पड़े होते हैं। वो उन्हें घूरता है और कहता है कि आजकल लोग लिविंग से ज्यादा डेड होते हैं, चाहे उसे पसंद हो या नहीं, और अब वो डेथ काफी अकस्टम हो गया है। जब न्यूज फंक्शनल थी, लास्ट रिपोर्टेड डेथ टोल अराउंड 5.7 बिलियन था। दुनिया ने काउंटलेस बॉम्ब्स फायर किए थे फ्राइडे से लड़ने के लिए, और रिजल्ट ये हुआ कि उनकी दुनिया खुद अपने एंड की तरफ रश कर गई। सोल के लोग फ्राइडे के वॉर से टेरिफाइड होकर कंट्री के अलग अलग प्लेसेस में छुप गए, लेकिन एंड में सोल पर सबसे कम डैमेज हुआ तो उसे रिलीव्ड फील करना चाहिए। फिर भी वो वंडर करता है कि फ्राइडे अब कहाँ है और एग्जैक्टली क्या कर रहा है। डोहा कहता है कि ऑलरेडी 1 आवर हो गया है, तो वो वापस मीटिंग स्पॉट पर चला जाता है। वहां सिर्फ टीचर और एसईओ होते हैं। वो एसईओ से पूछता है कि क्या उसने अपनी पसंद की काफी चीजें ली, और वो कहती है कि वो एक सीक्रेट है। फिर वो इधर उधर देखकर पूछता है कि जुनीक और योंगजी आए नहीं। टीचर कहती है कि उसे नहीं पता, और एसईओ कहती है कि वो दोनों इडियट्स शायद स्नैक्स के लिए फाइट कर रहे हैं।
योंगजी कहता है कि वो इडियट नहीं है और वो पूछती है कि वो ऐसा क्यों है जब उसका फेस पूरा मेस्ड अप है। डोहा योंगजी से पूछता है कि एसईओ कहाँ है, बोलते हुए कि उसे लगा था वो पहले गया, लेकिन वंडर करता है कि वो अभी तक क्यों नहीं आया। डोहा को एक बैड फीलिंग आती है और वो टीचर को एक राइफल देता है बोलते हुए कि ये सेफ है, उसने चेक कर लिया है इंजीनियरिंग रूम में और वो खुद वहां जाएगा जहां योंगजी ने लास्ट मेंशन किया था। टीचर कहती है कि वो वरीड है, लेकिन डोहा कहता है कि ये तो वैसे भी हस्बैंड का काम होता। टीचर फ्लस्टर्ड हो जाती है और डोहा कहता है कि वो बस किडिंग कर रहा था। टीचर पूछती है कि क्या वो उसे टीज कर रहा है और वो कहता है कि ये बस पे बैक है। सब लोग जुनी को बुलाने लगते हैं जब वो वॉक कर रहे होते हैं। डोहा क्लोथिंग एरिया की तरफ जाता है और बुक स्टोर की तरफ बढ़ता है जब उसे कैन रैटलिंग की आवाज सुनाई देती है। नीचे देखकर उसे प्रिंगल्स दिखते हैं और वो कहता है कि ये डेफिनेटली जुनी का फेवरेट स्नैक है। उसे आर्केड से जुनी की चिल्लाने की आवाज आती है और वो उसे प्लेइंग स्पॉट करता है। डोहा साई करता है बोलते हुए कि ये सब बस इसी के लिए था और पूछता है कि वो यहां क्या कर रहा है। जुनी कहता है कि वो बस प्लेइंग कर रहा था और डोहा से पूछता है कि क्या वो भी ट्राई करना चाहता है। डोहा कहता है कि प्रेटेंड करना बंद कर और उठ जा। सब लोग वरीड थे और जब वो घर वापस जाएंगे तो बियर स्नैक्स एक वीक के लिए बैंड है। जुनी कहता है कि उसने सिर्फ इसलिए प्ले किया क्योंकि दूसरे गाय ने उससे कहा था। डोहा तुरंत स्पाइन में एक चिल फील करता है और पूछता है कि वो किसके बारे में बोल रहा है। जुनी कहता है कि अपोजिट में बैठा दूसरा बंदा और वो गेम्स में टेरेबल है। उसे क्लियरली दिखा कि वो कितना बैड है। डोहा अपना टोमाहॉक रीच करता है और उसकी तरफ अप्रोच करता है। जुनीक वंडर करता है कि वो अचानक ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। तभी हमें फ्राइडे की आवाज सुनाई देती है बोलते हुए कि वो फिर से हार गया। डोहा का हार्ट सिंक करने लगता है। फ्राइडे कहता है कि ये उसका 9th लॉस इन अ रो है और उसे बिलीव नहीं हो रहा कि वो बार बार हार रहा है। अगर ऐसे ही चला तो वो फिर से हारेगा। ये छोटा ब्रैट उसके सोचने से ज्यादा पेनफुल है और इसने उसे टोटली पिस ऑफ कर दिया है। इट जम्प्स टू डोहा बोलता है कि उन्हें अभी तुरंत निकलना होगा क्योंकि टाइम नहीं है और वो लोग अब घर वापस आ गए हैं। टीचर पूछती है कि उसका मतलब क्या है, क्या उसने मार्ट में कुछ देखा। डोहा बोलता है कि उसके पास सोचने का टाइम नहीं है, उसे बस सहना होगा ताकि उसका फैमिली इस मॉन्स्टर से बच सके। फ्राइडे बोलता है कि वो इतना घूर क्यों रहा है। वो लोगों को सिर्फ इसलिए हर्ट नहीं करता क्योंकि उसने गेम हार लिया। उसे हारना बहुत पसंद नहीं है, लेकिन इसके बाद उसने प्रॉमिस किया था कि वो किड्स के साथ हाइड एंड सीक खेलेगा। इसलिए डोहा को छुपकर जितना दूर भाग सकता है भाग लेना चाहिए क्योंकि वो सेकंड टाइम हारने का प्लान नहीं बनाया है। डोहा बोलता है कि चाहे जो भी हो वो अपने फैमिली को डेफिनेटली प्रोटेक्ट करेगा। टीचर कंफ्यूज होकर पूछती है कि वो क्या बोल रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी एक लाउड साउंड होता है और डोहा स्टार्टल्ड हो जाता है। जैसे ही वो घर का दरवाजा खोलता है उनके सामने एक जाइंट शैडो होता है और बाहर सिर्फ प्रेजेंट्स रखे होते हैं। टीचर पूछती है कि ये गिफ्ट्स यहां किसने रखे और डोहा बोलता है कि उसे तुरंत सारी इंपॉर्टेंट चीजें पैक करनी होंगी क्योंकि उन्हें अभी निकलना है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब डोहा छोटा था और एक और लड़का फर्स्ट आया था। उसने सोचा कि क्या वो सच में हैप्पी है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फर्स्ट आया। क्या ये इतनी बड़ी खुशी वाली बात है। बाद में जब वो खुद फर्स्ट आया तब भी उसने सोचा कि असल में खुशी किस चीज से होती है। उसने एक माँ को अपने बच्चे को कंफर्ट करते हुए देखा बोलते हुए तुमने बहुत अच्छा किया। फिर उसने देखा कि सब बच्चे अपने फैमिलीज के साथ थे। उसने सोचा कि शायद खुशी जीतने से नहीं फैमिली होने से होती है, लेकिन उसके पास कभी फैमिली नहीं थी। प्रेजेंट में वापस आते हैं। वो लोग ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं और एक सॉन्ग गा रहे हैं कि सेंटा क्राइंग चिल्ड्रन को प्रेजेंट्स नहीं देता। जुनीक बोलता है कि उसने कभी नहीं रोया तो उसे गिफ्ट मिलना चाहिए। एसईओ अब बोलती है कि वो मूव कर रहे हैं क्योंकि उसने कुछ बुरा किया और सेंटा बैड किड्स को प्रेजेंट्स नहीं देता। जुनीक बोलता है नो वे
और एसईओ कहती है कि उसे वैसे भी गिफ्ट नहीं मिलेगा क्योंकि सेंटा एग्जिस्ट ही नहीं करता। सेंटा हमेशा डोहा था। डोहा पूछता है कि वो क्या बोल रही है। टीचर पूछती है कि और कितना चलना पड़ेगा क्योंकि अंधेरा हो रहा है और स्नोफॉल भी ज्यादा हो गई है। डोहा बोलता है कि जैसे ही वो रिवर क्रॉस करेंगे पहले एम्प्टी हाउस में एंटर करेंगे और सेफ रहेंगे। योंग-जी क्यूरियोसिटी में पूछता है कि इतने स्नोमैन यहां क्यों बने हुए हैं और वो सब वियर्ड और अगली लग रहे हैं। डोहा ग्लांस करता है और देखता है कि उन स्नोमैन से ह्यूमन फिंगर्स बाहर निकल रहे हैं। वो योंग-जी से बोलता है कि टेंशन मत लो, ये बस नॉर्मल स्नोमैन है। स्नोफॉल लगातार चलती रहती है और एसईओ अब पूछती है कि कब तक पहुंचे क्योंकि वो बहुत टायर्ड है। टीचर भी टायर्ड लगती है और बोलती है कि थोड़ा और चले तो वो कर लेगी। वो डोहा से पूछती है कि कब तक पहुंचे क्योंकि वो और किड्स अपनी लिमिट पे है। डोहा बोलता है कि बस थोड़ा और अपोलोजाइज करता है क्योंकि उसे खुद नहीं पता कब पहुंचेंगे। एक वाइट आउट शुरू हो गया था। वो सोचता है कि वेदर इतना एक्सट्रीम क्यों हो गया है। ऐसी स्नोफॉल तो साइबेरिया में होती है, कोरिया में नहीं। एसईओ अच्छी नहीं लग रही होती और गिर जाती है सीधा ग्राउंड पे। डोहा उसे देखकर पैनिक करता है और चिल्लाता है, स्नैप आउट ऑफ इट। उसकी विजन फेंट होने लगती है और डोहा कंफ्यूज हो जाता है क्या करे। तभी एक ब्राइट लाइट उन पर पड़ती है। डोहा देखता है एक ओल्ड मैन जो बोलता है, अगर मरना नहीं चाहते तो मेरे पीछे आओ। वो सब एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के टॉप फ्लोर पे जाते हैं। किड्स एक्साइटेड हो जाते हैं बोलते हुए कि ये उनके ओल्ड हाउस से भी बड़ा है और अब गर्म जगह में आने के बाद उनका बॉडी इची लग रहा है। टीचर बोलती है कि सबसे पहले अंकल को थैंक यू बोलना चाहिए। किड्स उसे थैंक यू बोलते हैं। ओल्ड मैन उन्हें बाथरूम दिखाता है और बोलता है कि शावर ज्यादा देर तक मत लेना क्योंकि हॉट वाटर लिमिटेड है। किड्स खुश होते हैं कि उनके पास खेलने के लिए बड़ा एरिया है। डोहा एसईओ को सेट करने जाता है तो ओल्ड मैन उस पर चिल्लाता है कि अगर वो थोड़ा और लेट होता तो सब मर जाते। वो पूछता है क्या वो अपने होश में है जो ऐसी स्नोफॉल में ट्रैवल कर रहा है और अगले टाइम स्मार्ट बनने को कहता है ताकि रिग्रेट न हो। डोहा बो करता है और सोचता है कि क्या ये सच में गुड पर्सन है। वो सोचता है कि उसने उनकी जान बचाई, लेकिन फिर भी अब यहां रुकना डेंजरस है। उसके दिमाग में डाउट है कि उन्हें यहां रुकना चाहिए या निकल जाना चाहिए। टीचर डोहा को बोलती है कि वो पहले वॉशअप कर ले क्योंकि उसने बहुत मेहनत की आज। डोहा बोलता है कि उसे खुद भी नहीं पता था कब पहुंचेंगे, लेकिन उसने टीचर को बस थोड़ा और सहने को बोला था और वो सॉरी है कि सब ऑलमोस्ट उसकी वजह से मर गए। टीचर बोलती है कि सब ऑलमोस्ट डेंजर में थे उसकी वजह से, लेकिन वो समझती है। डोहा हमेशा उनके बारे में सबसे पहले सोचता है। जो भी करता है वो उसका चीक टच करती है और बोलती है कि वो चाहती है डोहा ये बर्डन अकेला न उठाए। डोहा खुद ही बोल चुका था कि वो सब फैमिली की तरह है। फिर वो उसके बाल पीछे करती है और बोलती है कि वो अपना फॉरहेड दिखाता है तो ज्यादा हैंडसम लगता है। डोहा स्माइल करता है और बोलता है कि वो भी अपने बाल खुले रखती है तो और अच्छी लगती है। वो आदमी जिन्होंने उन्हें स्टे करने दिया है एक फोटो होल्ड करता है जिसमें शायद उसकी डॉटर और उसका चाइल्ड है। वो साइड में देखते हुए सोचता है कि वो दोनों कहाँ है। डोहा शावर फिनिश करता है और टीचर को बोलता है कि अब वो जा सकती है। टीचर और एसईओ शावर के लिए चली जाती है। डोहा अपने बैकपैक से सिटी का मैप निकालता है और देखने लगता है कि कहाँ जाना चाहिए। वो बोलता है कि उन्हें साउथ क्रॉस करके हार रिवर तक जाना होगा, लेकिन उसके पास इस जगह का प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर भी उन्हें फ्राइडे से जितना दूर हो सके जाना होगा, चाहे सी क्रॉस ही क्यों न करना पड़े। जुनीक आता है और बोलता है, कुछ पटेटोस चाहिए क्या? यहां बहुत है। डोहा उससे मार्केट के बारे में और उस आदमी से क्या बात हुई उसके बारे में पूछता है। तभी विंडो से फ्राइडे उन्हें स्टेयर करता हुआ दिखाई देता है। जुनीक बोलता है कि उन्होंने सिर्फ गेम खेला था। डोहा पूछता है, कौन सा गेम? और तभी वो फ्राइडे को देख लेता है जो बोलता है कि उसने फाइनली उस बच्चे को ढूंढ लिया। जुनीक बोलता है,
ये वही बंदा है जो गेम्स में बहुत बेकार है और उससे हाथ हिला के वेव करता है। डोहा पैनिक कर जाता है और पूछता है कि वो यहां कैसे आ गया। फ्राइडे बोलता है कि उसने कभी हाइड एंड सीक नहीं हारा और अपना हाथ स्ट्रेच करता है। डोहा रियलाइज करता है कि ये बहुत खराब है और जुनी को बोलता है कि तुरंत भाग जाए। लेकिन तभी एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और पूरा कॉम्प्लेक्स हिल जाता है। डोहा टॉप फ्लोर से गिरता है। उसका बॉडी थोड़ा फायर में जल रहा होता है और उसकी विजन ब्लर होने लगती है। वो देखता है टीचर जुनी को पकड़े हुई है और फ्राइडे उन पर एक और अटैक पॉइंट कर रहा है। डोहा सोचता है कि ये कभी नहीं होना चाहिए था। उसके दिमाग में पिछले 4 सालों की सारी फैमिली वाली मेमोरीज आने लगती हैं, जैसे वो उनका असली फैमिली हो। फिर एक और बड़ा एक्सप्लोजन होता है। डोहा की आंखें बंद होने लगती हैं और वो बोलता है कि उसे अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना ही होगा। फिर डोहा हमें क्वेश्चन करता है, तुम्हारे लिए फैमिली का मतलब क्या है? उसके लिए फैमिली मतलब सबसे ज्यादा प्रेशियस लोग, जिनके साथ वो अपना वक्त बिता सके और हर मोमेंट एंजॉय कर सके। टीचर टर्न करती है और हमें दिखाई देता है कि वो डोहा और सारे किड्स ब्लड में भीगे हुए रो रहे हैं। वो सब उससे बेग करते हैं कि वो उन्हें सेव करे, क्योंकि उन्हें मरना नहीं है। उन्होंने खुद कहा था कि वो फैमिली है। डोहा टीचर की ब्लड शॉट आइज देखता है और जोर से चिल्लाता है, नू। और तब वो झांक के उठता है। उसकी सांसें तेज चल रही होती है और वो बोलता है कि वो उन्हें सेव करेगा। ओल्ड मैन बोलता है कि वो लकी है जो बच गए। शायद हेवी स्नो उन्हें बचा गया, वरना सब मर जाते। लेकिन उसका फैमिली बच नहीं पाया, क्योंकि पूरा अपार्टमेंट क्रम्बल होकर ब्लेज हो गया था। डोहा अपना हाथ आगे स्ट्रेच करता है और रबल में खोजने लगता है। टीचर को बुलाता है, क्या तुम सुन सकती हो? वो किसी को भी बुलाता है, बस एक रिस्पॉन्स सुनना चाहता है। ओल्ड मैन उसकी डेस्परेशन देखकर बोलता है कि बस करो। उसने ऑलरेडी सर्च किया है और डोहा के हाथ दिखाता है जो खराब हो रहे होते हैं। डोहा बोलता है कि वो कैसे जाने कि वो डेड है या अलाइव। वो बोलता है कि उन्हें अलाइव ही होना चाहिए और कोई ऑप्शन नहीं है। ओल्ड मैन पूछता है कि अगर वो डेड निकले तो क्या करेगा? डोहा चिल्लाता है कि तुम चाहते हो मैं क्या करूं? एक ऐसी दुनिया का क्या वैल्यू है जिसमें फैमिली ही नहीं हो? उसके लाइफ में पहली बार उसके पास एक रियल फैमिली थी। तभी एक फैट एस बंदा आता है और बोलता है कि वो लोग अलाइव है। उसने खुद देखा है कि उनके साथ क्या हुआ। डोहा तुरंत उसके पास भागता है और पूछता है कि क्या वो श्योर है कि उसका फैमिली अलाइव है? क्या सारे 4 ठीक है? बंदा बोलता है कि तुम्हें फूल करना बहुत इजी है, लेकिन मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। मैं स्टार्विंग हूं। अगर तुम 20 लोग के बराबर फूड ले आओ और स्पेशली स्पाइसी ट्यूना कैंस, तो बेटर होगा। ओल्ड मैन बोलता है कि वो झूठ बोल रहा है सिर्फ फूड के लिए। फैट एस गुस्से में उसे घूरता है और बोलता है, क्या तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो? मुझे बैड गाय दिखाना चाहते हो? बंदा खुद डिसाइड करे कि क्या करना है। डोहा उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है, मैं करूंगा। ट्यूना के अलावा और कुछ चाहिए तो बताओ, मैं ले आऊंगा। फैट एस स्माइल करता है और बोलता है, रामेन स्टर फ्राई और स्नैक्स भी ले आना। डोहा कुछ नए क्लोथ्स पहनता है। शायद उसका बैकपैक समहाउ बच गया था। ओल्ड मैन पूछता है कि क्या वो सच में उस पर ट्रस्ट कर रहा है? उसे क्लियर हेड रखना होगा, क्योंकि वो सिर्फ उसके फैमिली को लेवरेज बना रहा है। डोहा बोलता है, लाए हो या ना हो, मुझे देखना होगा कि इसमें कोई सच्चाई है या नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा कि ओल्ड मैन ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, क्योंकि वो एक दूसरे के कुछ उतने कर्जदार भी नहीं है। वो पूछता है कि क्या ओल्ड मैन जानता भी है कि फैमिली लूज करना कैसा होता है? ओल्ड मैन बोलता है कि वो शो नहीं है, लेकिन एक बात सुन लो, दुनिया छोटी सी होप का भी एक्सप्लोटेशन करती है। तुमने इतना सर्वाइव किया है, अपनी जिंदगी को ऐसे मत फेंक दो। तुम्हें एंड तक जीना ही होगा। डोहा उनका थैंक्स करता है कि उन्होंने उन्हें स्टे करने की जगह दी, और वो कहता है कि अगर कभी चांस मिला तो वो उनकी काइंडनेस रीपे करेगा। फिर वो स्नो स्टॉर्म में वॉक ऑफ कर जाता है।
हमें एक फ्लैशबैक दिखाता है जहां टीचर उस पर चिल्लाती है। वो पूछता है कि क्या हुआ, और वो कहती है कि किड्स घर नहीं आए। उन्होंने बोला था कि वो तुरंत लौट जाएंगे, इसलिए उसने उन्हें बाहर जाने दिया, और अब ये सब उसकी गलती है। डोहा उससे काम डाउन करने को कहता है कि अभी कुछ हुआ नहीं है, किड्स शायद वापस आ जाएंगे। इसलिए वो कहता है कि वो घर पर रुके और वेट करे जब तक वो उन्हें सर्च करने जाता है। वो हर जगह सर्च करता है जहां वो सोच सकता था, और वंडर करता है कि वो कहाँ गए। आखिर में वो घर लौटता है और कहता है कि अब तक उन्हें रिटर्न कर लेना चाहिए था। और जब वो डोर खोलता है तो देखता है कि वो लोग उसके लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी कर रहे हैं। सबके फेस पर प्योर एक्साइटमेंट है। डोहा पूछता है कि क्या किड्स इसके लिए डिसअपियर हुए थे, और ये तो उसका बर्थडे भी नहीं है। योंगजी कहता है कि एक्चुअली 1 साल हो गया है सिंस वो उनसे मिला था। उन्हें उसका रियल बर्थडे नहीं पता, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि आज उसका बर्थडे होगा। टीचर उससे सॉरी बोलती है उसे स्केयर करने के लिए, और कहती है कि किड्स रियली उसके लिए केक बनाना चाहते थे। एसईओ कहती है कि कैंडल ब्लो करो वरना वो मेल्ट हो जाएंगी। और जुनी की लिटिल पोर्की एज ऑलरेडी उसमें एक बाइट ले चुका होता है। एसईओ दोबारा नीचे देखती है और फिर ऊपर, और डबल टेक करके उसकी गर्दन दबा देती है। डोहा कहता है कि उस दिन उसने जो फील किया था वो ट्रू लव फॉर फैमिली था। वो स्माइल करता है और कहता है कि वो वार्मथ उसने कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं की थी, लेकिन वो उसके लिए बहुत ग्रेटफुल था। सीन शिफ्ट होता है जिम्नेजियम में, जहां डोहा उस आदमी के लिए टन्स ऑफ फूड लेकर आया है। वो बंदा कहता है कि ये सिर्फ ट्यूना स्नैक्स नहीं है, इसमें तो कैंडी भी है, ये एक फुल कोर्स मील है। डोहा कहता है कि उसे नहीं पता था कि उसे क्या पसंद है, इसलिए वो सब कुछ ले आया जो वो ला सकता था। बंदा कहता है कि उसने अच्छा काम किया, और डोहा उससे पूछता है कि उसकी फैमिली कहाँ है। वो बंदा कहता है, ध्यान से सुनो, फ्राइडे उड़कर अपार्टमेंट में क्रैश हुआ था और फिर डिसअपियर हो गया। डोहा उससे घूरता है और पूछता है कि बस इतना ही है, और फिर कहता है कि और भी कुछ होना चाहिए। बंदा कहता है शायद वो भूल गया क्योंकि वो हंग्री है, और अगर डोहा उसके लिए और फूड लाएगा तो शायद उसे याद आ जाए। डोहा का फेस तुरंत डार्क हो जाता है और वो पूछता है कि क्या उसने झूठ बोला और क्या वो उसकी फैमिली के साथ खेल रहा है। वो बंदा हंसता है और कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ही सिर्फ हो जिसके पास फैमिली है? तभी एक ग्रुप ऑफ डूड्स रूम में एंटर करते हैं। बंदा कहता है कि वो बाहर से अच्छा दिखता है, लेकिन उसका एटीट्यूड है और अनलकी है कि वो इनसे मिला है, क्योंकि ये लोग पहले भी किल कर चुके हैं। उनमें से एक डोहा के पास आता है और कहता है कि वो रियली उसकी फैमिली को फाइंड करना चाहते हैं, और जो प्रिटी गर्ल उसके साथ थी वो उनके लिए खेलने लायक लगती थी। उसका बॉडी इनक्रेडिबल था। जैसे ही वो ये कहता है, उसका पूरा बॉडी स्पिन करके हवा में उड़ता है एक सिंगल बैकहैंड से जो डोहा ने मारा था। डोहा उसके बाद एक हैमर फिस्ट से फॉलो अप करता है, उसे सीधा ग्राउंड पर स्लैम करता है और उसका स्कल फ्रंट पार्ट शैटर कर देता है। लेकिन वो रुकता नहीं, वो बार बार उसे फ्लो में पिट करता रहता है, उसे जमीन में दबा देता है प्योर रेज के साथ। बाकी लोग बिलीव नहीं कर पाते कि वो क्या देख रहे हैं, और फैट एस पैनिक में चिल्लाता है कि उसे हिट करना चीटिंग है, और पूछता है कि अगर उसे मार दिया तो क्या होगा। डोहा फिर उसका स्कल क्रश करता है और कहता है कि पॉइंट वही था, और इसलिए उसने इंश्योर किया कि वो मर गया। और वो कहता है कि उन्होंने कहा था कि वो पहले भी किल कर चुके हैं। कोइंसिडेंस है कि उसके लिए भी ये पहली बार नहीं है। स्नो कवर्ड सिटी थी जहां वेदर बहुत कोल्ड और डिसोलेट लग रहा था। एक बुल्ली हंसी उड़ाकर प्रोटैगनिस्ट को मॉक करने लगा, पूछता हुआ कि क्या वो सच में किसी को हर्ट करने वाला है। उसने प्रोवोकेशन कंटिन्यू किया, क्वेश्चनिंग कि हीरो झूठ बोल रहा है क्या, और क्या उसे पता है वो किससे बात कर रहा है। फिर वो आदमी बोस्ट करता है कि वहां सब लोग फॉर्मर एथलीट्स हैं जो सिर्फ खाने और ट्रेनिंग के लिए जीते हैं। इसमें वो एक्सप्लेन करता है कि ग्रुप को छोटे बच्चों से ही ट्रेन किया गया था बीटन होने के लिए। ब्रूट गुस्से में चिल्लाया कि वो लोग
हीरो से पूरी तरह डिफरेंट लेवल पर है। इवन सराउंडेड और इंजर्ड होने के बावजूद प्रोटैगनिस्ट खड़ा रहा, सबके सामने एक काम एक्सप्रेशन के साथ। बिना वार्निंग के एक हेंचमैन ने कैरेक्टर के बालों को फोर्सफुली पकड़ लिया, इंटिमिडेट करने की कोशिश करते हुए। जल्दी ही एक ब्लॉन्ड आदमी आया, उसे होल्ड करते हुए और इंट्रोड्यूस किया कि वो सेकंड बेस्ट वेल्टरवेट बॉक्सर है। प्रोटैगनिस्ट ने सार्कास्टिकली रिस्पॉन्ड किया कि फाइटर के फीट सच में इनक्रेडिबल है। फिर ब्लडी फेस और रेड आइज के साथ उसने पूछा कि उसकी फैमिली कहाँ है। बॉक्सर उस क्वेश्चन पर एंग्री हो गया और उसके फेस पर सीधा एक पंच मारा। फाइटर फ्यूरियस हो गया और चिल्लाया, पूछता हुआ कि लड़के ने उसकी बात समझी भी है या नहीं। फिर वो बॉक्सिंग रैंकिंग्स में अपनी पोजीशन के बारे में फिर से चिल्लाने लगा, हीरो को मारते हुए। एंड करने के लिए उसने प्रोटैगनिस्ट को चैलेंज किया कि अगर वो कॉन्फिडेंट है तो उससे एक पंच मार कर दिखाए। बिना हेजिटेशन के फाइटर ने हीरो के हेड पर जोर से स्टेप किया ताकि उसे एक बार में खत्म कर दे। लेकिन ब्लॉन्ड ने रियलाइज किया कि लड़का अभी तक उसकी लेग छोड़े नहीं था और पूछा कि वो रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा। फिर वो गिर गया। प्रोटैगनिस्ट ने सिंपली कहा कि बुल्ली उसकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं जानता। इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ के साथ हीरो ने आदमी की लेग स्क्वीज की और प्रोसेस में तोड़ दी। बॉक्सर पेन में चिल्लाता हुआ गिर गया, जबकि कैरेक्टर धीरे धीरे खड़ा हुआ। एक और हेंचमैन गुस्से में बोला कि फाइटर पैथेटिक है और डॉक्टर बुलाने को कहा। गुस्से में उसने सबको ऑर्डर दिया कि प्रोटैगनिस्ट पर एक साथ अटैक करें। ग्रुप के सामने हीरो ने सिर्फ अपने पांव जमीन पर जमाए, फाइट के लिए प्रिपेयर होते हुए। ब्लिंक ऑफ एन आई में वो एब्सर्ड स्पीड से एनिमीज की तरफ एडवांस कर गया। पहला अपोनेंट रिएक्ट करने का चांस भी नहीं पाया और उसके फेस पर सीधा एक पंच खाया। कैरेक्टर ने सबसे एक साथ फाइट करना स्टार्ट किया बिना किसी फियर के। वो एजिलिटी के साथ मूव कर रहा था, ब्लोस को डॉज करते हुए और हर हेंचमैन को हिट करते हुए। एक ब्रूट फ्रीज हो गया जब उसने हीरो की शैडो अपनी तरफ आते देखी। डिफेंड करने का चांस नहीं था और उसने अपने स्टमक पर एक पावरफुल किक खाया। इमीडिएटली बाद प्रोटैगनिस्ट जंप करके एक वायलेंट एल्बो दूसरे अपोनेंट पर लैंड किया। इवन कवर्ड इन ब्लड, हीरो ने अगले अपोनेंट का सामना एक कोल्ड और फ्राइटनिंग गेज के साथ किया। एक पावरफुल हुक से प्रोटैगनिस्ट ने अपोनेंट के चिन पर मारा, उसे पीछे फेंक दिया। वो रुका नहीं और पंचेस की सीक्वेंस कंटिन्यू करता रहा, जबकि ब्रूट पेन में चिल्लाता रहा। अटैक्स की फोर्स इतनी ब्रूटल थी कि आदमी के पास डिफेंड या फाइट बैक करने का कोई चांस नहीं था। गिरकर जमीन पर हेंचमैन सिर्फ मम्बल कर पाया, उसका फेस पूरी तरह ब्रूज्ड और स्ट्रेंथ खत्म। फिर कैरेक्टर एक मेनेसिंग ऑरा के साथ खड़ा था, सब एनिमीज को डिफीट करने के बाद। उस वक्त एक और फाइटर हाई स्पीड से प्रोटैगनिस्ट की तरफ आया। नया अपोनेंट हवा में जंप कर गया, एक फ्लाइंग किक प्रिपेयर करते हुए ताकि हीरो को सरप्राइज कर सके। लेकिन लड़के ने एक पावरफुल किक से उसके ब्लो के बीच में ही काउंटर कर दिया। सडनली एक जायंट शैडो कैरेक्टर के सामने आई जो ग्राउंड पर था। हमने देखा कि वो एक ह्यूज मस्कुलर आदमी था जिसके फेस पर कई स्कार्स थे, सीरियस एक्सप्रेशन के साथ। बिग गाय एंग्री हो गया और बोला कि प्रोटैगनिस्ट ने लाइन क्रॉस कर ली है और अब वो उसे लाइटली नहीं लेगा। उसने ये भी ऐड किया कि अगर वो रिंग में होते तो फाइट कभी की खत्म हो गई होती। ये कहकर मस्कुलर मैन ने जल्दी से एडवांस किया और एक इमोबिलाइजेशन टेक्निक अप्लाई करनी शुरू की। बॉस ने हीरो के नेक को अपनी लेग से ट्रैप कर लिया, एक फिनिशिंग ब्लो के तौर पर। बॉस अपनी लंग्स की टॉप से चिल्लाया जब वो ब्लो प्रेस कर रहा था, हीरो को खत्म करने की कोशिश करते हुए। लेकिन ट्रैप्ड होने के बावजूद प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि बकवास बंद करो और काम खत्म करो। सडनली एक एब्सर्ड अमाउंट ऑफ फोर्स के साथ लड़के ने खुद को फ्री किया और बिग गाय को साइड में फेंक दिया। उस वक्त एक हॉरेबल नॉइज सुनाई दिया और पता चला कि अपोनेंट के आर्म के बोन्स ब्रेक हो गए। इंपैक्ट इतना स्ट्रांग था कि बॉस ने ऐसी पेन फील की जो उसने कभी लाइफ में नहीं की थी।
मस्कुलर मैन ग्राउंड पर गिर गया, डिस्पेयर और पेन में चिल्लाता हुआ, प्रॉपर्ली मूव करने में अनेबल। उसने पैनिक में अपने ब्रोकन आर्म को देखा और रिपीटेडली उसका नाम चिल्लाने लगा। फिर सब खत्म करने के लिए प्रोटैगनिस्ट ने एनिमी के नेक पर एक पावरफुल किक मारा। फाइट के बाद हीरो हेंचमैन के बॉडीज के ऊपर वॉक करता गया, एक फ्राइटनिंग ऑरा के साथ। रिमेनिंग बुलीज वंडर करने लगे कि क्या वो इंसान भी है। उनमें से एक ने दूसरों से कहा कि पीछे मत हटना। फिर उसने एक पाइल की तरफ पॉइंट किया जिसमें बेसबॉल बैट्स थे जिनके एंड्स पर नेल्स लगे थे। एक हेंचमैन बोला कि रेड डॉग भी स्टिक हैंडल नहीं कर सकता और सबने शाउट किया अटैक करने के लिए। स्टिक्स हाथ में लेकर मैन प्रोटैगनिस्ट के अगेंस्ट फाइनल अटैक प्रिपेयर करने लगे। लेकिन वहां हर किसी को एक ही चीज फील हो रही थी जब वो हीरो को स्टिल खड़ा देख रहे थे। वो एक इंस्टिंक्टिव फीलिंग थी डिफीट की, क्योंकि उन्हें पता था कि वो बिल्कुल जीत नहीं सकते। हीरो की स्ट्रेंथ देखकर एक हेंचमैन ने स्टिक फेंक दी और बोला कि वो फाइट नहीं करना चाहता। जल्दी ही बाकी ने भी अग्री किया और करेज के बिना प्रोटैगनिस्ट का सामना करने से गिव अप कर दिया। लेकिन चबी गाय जिसने फाइट स्टार्ट की थी, शॉक था अपने सब मेन को रिट्रीट करते देखकर। वो बिलीव नहीं कर पाया कि पूरा ग्रुप हार गया। इवन जब उन्होंने डेस्परेशन में सब कुछ लगा दिया, वो चिल्लाया कि पूरी सिचुएशन का कोई सेंस नहीं बनता। तब हमारा हीरो अप्रोच करके कोल्डली पूछता है कि बुल्ली सोच क्या रहा है। विद हिज हेड डाउन और फियर से ट्रेम्बलिंग करते हुए चबी बॉय सिर्फ अपोलोजाइज कर पाता है फॉर व्हाट ही डिड, बट प्रोटैगनिस्ट उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता और एक पावरफुल पंच सीधा उसके स्टमक पे लगाता है। ब्लो से वो ब्रेथलेस हो जाता है और इमेंस पेन फील करते हुए उसका फेस कॉन्टॉर्ट हो जाता है। फिर हीरो उसकी तरफ देखकर कहता है कि अपनी सेंटेंसेस का एंड वर्ड सॉरी से मत करना। ऑन हिज नीज वो मैन फिर से अपोलोजाइज करता है और कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया जो डिजर्व करे। तब बॉय उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या वो श्योर है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। चबी बॉय हीरो की स्ट्रेंथ से स्कैर्ड हो जाता है और पैनिक करने लगता है। सोचता है कि वो मर जाएगा। डर के मारे वो कहता है कि वो सब कुछ बता देगा। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि उसकी फैमिली कहाँ है। क्रीपी स्माइल के साथ कैरेक्टर पूछता है कि क्या वो सच बोल रहा है। फ्यूरियस लुक के साथ प्रोटैगनिस्ट कहता है कि क्या उसने सोचा था कि मैं ऐसे ही बिलीव कर लूंगा। चबी गाय टोटल पैनिक में चिल्लाने लगता है और फ्राइटनिंग सिचुएशन से डिस्पेयर में स्क्रीम करता है। फियर के मारे वो हीरो को कहता है कि जाकर उनसे ही पूछो और फाइनली फ्राइडे का नाम चिल्लाता है। कैरेक्टर लाफ करने लगता है और मॉकिंगली पूछता है कि क्या उसे अकेला ही मिलना चाहिए। सडनली एक रेड हेड मैन अपीयर होता है और कहता है कि हाँ, वो फ्राइडे से मिल सकता है। सीन फिर शिफ्ट होता है स्नो कवर्ड सिटी में। दिखाता है कि कुछ टाइम पास हो गया है। हम देखते हैं एक बंदा पैम्फलेट होल्ड कर रहा है जो चर्च ऑफ द हीरो का है, जो ऑर्डिनरी लोगों को ट्रांसफॉर्म करने का प्रॉमिस करता है। चबी गाय एक्सप्लेन करता है कि ये एक न्यू रिलीजन है जो फ्राइडे को गॉड की तरह वर्शिप करता है। बॉय को ये बहुत स्ट्रेंज लगता है कि लीडर्स खुद को हीरोज कहते हैं और सोचता है कि ये प्योर मैडनेस है। एक्सप्लेन होता है कि हीरो चर्च एक स्पेशल रिलीजियस ग्रुप है जो खुद फ्राइडे द्वारा रिकॉग्नाइज है। मैन अपनी एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू करता है कि ग्रुप के अंदर का सिस्टम कैसे वर्क करता है। विदाउट पेशेंस बॉय चबी को पकड़ता है और कहता है कि डायरेक्टली स्टोरी का कंक्लूजन बता। चबी स्क्रीम करता है पेन में जब प्रोटैगनिस्ट उसे और टाइट स्क्वीज करता है आंसर लेने के लिए। एंड में बॉय रियलाइज करता है कि उसे खुद फ्राइडे से ही पूछना पड़ेगा और फैट गाय पे स्टेप करता है। वो कंक्लूड करता है कि यही एक श्योर वे है जो उसे नीडेड इंफॉर्मेशन देगा। चबी गाय एक्सप्लेन करता है कि हीरोज चर्च ही एक ऐसी जगह है जो डायरेक्टली फ्राइडे से बात कर सकती है। इसी वजह से वो ह्यूमंस में एक यूनिक जगह होल्ड करता है। मैन वॉर्न करता है कि इस वजह से हीरोज चर्च एक नॉर्मल जगह से बहुत डिफरेंट है। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट उससे ऑर्डर करता है कि वो उसे वहां गाइड करे, लेकिन चबी मैन तुरंत रिफ्यूज कर देता है। उस मोमेंट वो सोचता है कि वो ऐसी क्रेजी जगह क्यों जाए।
और हमें एक सिनिस्टर चर्च दिखाई देता है। अंदर एक मैन विद सिल्वर हेयर खड़ा है, दो जाइंट स्टैचूज के सामने, सीरियस लुक के साथ। वो अपने आप से क्वेश्चन करता है इस जगह के बारे में जो बहुतों को हेल लगती है। सडनली एक छोटी लड़की अपीयर होती है, बहुत हैप्पी मूड में, और एक ड्राइंग दिखाती है जो उसने उसकी बनाई है। वो रिपीट करती है कि उसने स्माइल के साथ बनाई है, जबकि पीछे कुछ मेन डेस्परेट लग रहे हैं। मेन उस लड़की को स्कोल्ड करते हैं बिना नॉक किए एंटर करने के लिए और लीडर से अपोलोजाइज करते हैं। लेकिन हीरो बस उसके हेड पे पैट करता है और स्माइल के साथ कहता है कि इट्स ओके। फिर कहता है कि बच्चों की मिस्टेक्स अडल्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद इंट्रोड्यूस होता है एज जुमशु। वापस एक्सप्लेनेशन में चबी गाय कहता है कि चर्च के लीडर्स को हीरोज कहा जाता है और ऐड करता है कि वो सब फैनेटिक्स है जो फ्राइडे को फॉलो करते हैं, इसलिए कोई और रास्ता नहीं है। फाइनली वो मैन कहता है कि वो प्रोटैगनिस्ट को एक इंपॉर्टेंट एडवाइस देगा। एडवाइस ये होती है कि प्रोटैगनिस्ट कभी भी डैमजल ब्रांच न जाए अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। सून हम देखते हैं बॉडीज ऑन दी ग्राउंड और लीडर कहता है कि सब लोग इवेंचुअली समझ जाएंगे कि वो क्या चाहता है। चब्बी गाय एंड में कहता है कि वो लोग फ्राइडे से भी ज्यादा क्रेजी है, वो तुम्हें अपना प्यार देने के लिए मर भी जाएंगे। फिर हम बॉडीज देखते हैं जमीन पर पड़ी हुई और उनका लीडर कह रहा होता है कि सब लोग अब समझ जाएंगे कि वो क्या चाहता है। चर्च के प्रीस्ट्स एक ही बात पर यकीन रखते थे, फ्राइडे को लोग सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं करते, वे उसकी पूजा करते हैं जैसे एक गॉड। क्योंकि एक वक्त था जब फ्राइडे ने पूरी इंसानियत को एक बड़े ईविल से बचाया था। लोग हीरोज बनना चाहते थे, सुपर ह्यूमन नहीं बन पाए तो अपने तरीके से हीरो बनने लगे। बचपन से ही जुंजू की आंखों में एक अजीब सी तेज थी। वक्त बीता और अब वो मसल बाउंड ग्रोन अप जुम सू बन चुका था जो सिर्फ खुदाई कर रहा होता। तब एक एक्सपेंसिव सूट पहना आदमी आता है और कहता है कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं, पर हमारा लड़का बोलता है कि उसे सिर्फ फ्राइडे का पता चाहिए और सीधा उसको बास्टर्ड तक कह देता है। ब्लॉन्ड हेड कल्ट लीडर को फर्क ही नहीं पड़ता। वो मुस्कुराता है और पूछता है, तुम कौन होते हो मेरे एरिया में घुसने वाले? वो कहता है फॉलोअर्स बाहर होंगे, पर हमारा हीरो बॉडीज की तरफ पॉइंट करके कहता है, उन चीजों की बात कर रहा था। एक्स्ट्रा कुछ बोलता ही है कि हमारा लड़का उसे थप से चुप करा देता है। ब्लॉन्ड लीडर वेन्स निकलकर गुस्से में पूछता है कि क्या फ्राइडे तुम्हारा दोस्त है? पर हीरो बिल्कुल नहीं डरता। वो कहता है, ये आंसर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। नेक्स्ट मोमेंट वो इतनी स्पीड से ब्लॉन्ड के सामने पहुंचता है कि हवा हिल जाए। पंच मारने जा रहा होता है, पर अनएक्सपेक्टेडली ब्लॉन्ड उसे किक करके हवा में उछाल देता है। हीरो दूर जा गिरता है। कल्ट लीडर मॉक्ड स्माइल के साथ बोलता है, बड़ा एग्रेसिव है। एक्स्ट्रास शॉक में होते हैं कि एक एक्स प्रोफेशनल ने उसकी टेक्निक को इतनी आसानी से पढ़ लिया। फिर ब्लॉन्ड एक फॉलोअर का फेस पकड़ के कहता है, ब्लास्फेमी, और ऊपर से चैपल में स्ट्रीट शूज। इस बीच रबल के अंदर से हीरो उठता है और कामली कहता है, रिपीट मत करना। फिर सीधा डिमांड करता है, फ्राइडे को अभी लेकर आओ। वो जोर से जमीन पर स्टॉर्म करता है और रॉकेट की स्पीड से ब्लॉन्ड पर अटैक करता है। स्ट्राइक इतनी स्ट्रांग होती है कि पूरे फ्लोर में क्रैक्स पड़ जाते हैं। बाहर एक एक्सप्लोजन होता है, पर ब्लॉन्ड फिर कहता है, चिल्लाने का हक तुमने कमाया नहीं। फिर वो हीरो को स्टील लाइक वायर से बांध देता है। इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। वो स्माइल के साथ बोलता है। वो पूछता है, तुम्हें पता है ब्लू मार्लिन क्या होता है? पर एक पल में वो शॉक हो जाता है। हीरो अपने पूरे फोर्स से वायर्स तोड़ने लगता है। उसकी बैक पर पुराने स्कार्स दिखते हैं। एक्स्ट्रा क्यूरियस होता है, इसके पीछे कोई कहानी होगी। पर हीरो गुस्से से गरज कर कहता है, बकचोदी बंद कर। रेड आइज के साथ वो फिर चिल्लाता है, फ्राइडे को लेकर आओ। थ्रेड्स ब्रेक हो जाते हैं। ब्लॉन्ड फाइनली एडमिट करता है, अब तुम्हें बोलने का हक है। नेक्स्ट सीन, कार एक डिस्ट्रॉयड सिटी से गुजरती है। एक्स्ट्रा बोलता है, दुनिया खत्म हुए 5 साल हो गए। ब्लॉन्ड ड्राइवर पूछता है,
तुम्हारा नाम बेग डोहा है, सही? फिर वो बोलता है, इंसानियत में एक चीज हमेशा रही है, वायलेंस। हीरो कामली जवाब देता है, करेक्ट। ह्यूमंस हमेशा एक दूसरे पर अटैक करते आए हैं। ब्लॉन्ड सिनिस्टर स्माइल देता है, ब्रूट फोर्स हमेशा बातों से तेज होती है, तुम भी वैसे ही हो। कार रुकती है, डजन्स लोग खड़े होते हैं, एक्साइटेड। न्यू प्लेयर आ गया। ड्राइवर कहता है, डेस्टिनेशन आ गया। ब्लॉन्ड कहता है, वायलेंस एक डिवाइन गिफ्ट है, इमोशन से जुड़ा हुआ, और तुम फ्राइडे के बारे में गलत हो। फिर वो कहता है कि डोहा हीरो बनने की क्वालिफिकेशंस रखता है। एक ह्यूज स्टैचू के सामने वो उसे नीचे उतारता है और बोलता है, चलो तुम्हारे लिए एक स्टेज है, सू स्टेडियम। अंडरग्राउंड लेवल पर एक अरीना चिल्लाते हुए ऑडियंस से भरा हुआ था। दिखता है, दो फाइटर्स डेथ मैच कर रहे होते हैं, एक जाइगैंटिक मैकडियमंड और एक वीक लुकिंग बूढ़ा। मैकडियमंड बिना मर्सी के उस पर स्टॉम्प करता है। फ्लैशबैक, फ्राइडे लोगों की प्रेडिक्टेबल रॉ पुकारों से थक चुका था। आंखों में आंसू कहता है, इंसानियत की हर रिएक्शन प्रेडिक्टेबल हो चुकी है और मैं थक गया हूं। वो कमेंट करता है कि लोग अपनी रिएक्शन से उसे जबरदस्ती विलन बना रहे हैं। फिर वो एक ठंडी, डरावनी सी कॉपरटोन हंसी हंसता है, जिससे सामने वाला आदमी कांपता रह जाता है। और तब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, कुछ ऐसा करना जिसे कोई इमेजिन भी ना करे। उसने डिसाइड किया, इंसानियत का एंड, क्योंकि वह कुछ नया देखना चाहता था। 15 मिनट में दुनिया खत्म होने वाली थी। हर जगह केओस था। एक आदमी चीख कर बोलता है, भागने की जगह नहीं बची। हर तरफ आग लगी है। लंबे बालों वाला एक लड़का सोचता है, क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा? कभी गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी, पूरी जिंदगी गुलामी की। ये सब इतना अनफेयर क्यों है? फिर वो एक रोती हुई लड़की को देखता है और वर्ल्ड एंडिंग सिचुएशन का फायदा उठाने की सोचता है। वो उसे पकड़कर चिल्लाता है, चलो मुझसे शादी कर लो। लड़की डर के मारे खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। एक और लड़का रोकने की कोशिश करता है, पर पहला आदमी कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब मरने वाले हैं। और फिर वो उसके सिर पर जोर से वार करता है। आयरॉनिकली, ये बिहेवियर प्ले की तरह फैल गया। इंसानियत एंड के करीब। पूरी दुनिया पागल हो चुकी थी। हर कोई एक दूसरे पर टूट पड़ा। एक मस्कुलर आदमी गुस्से से चिल्लाता है, हां, यही तो मैं देखना चाहता था। फ्राइडे दूर से ये सब फायरवर्क्स की तरह एंजॉय कर रहा था। एक एक्साइटेड स्माइल के साथ वो कहता है, आखिर इतना टाइम क्यों लगाया तुम लोगों ने इंटरेस्टिंग बनने में? फ्राइडे पूरा एंजॉय कर रहा था, और इसी एंजॉयमेंट के चक्कर में इंसानियत का अंत पोस्टपोन हो गया। कल्ट लीडर बोलता है कि इंसानियत को हमेशा ब्रुटैलिटी नहीं बचाया है, और इसी थैंक यू में वह ये फेस्टिवल रोज रखता है। हमारा लड़का गुस्से में पूछता है, ये सब सिर्फ उस फ्राइडे को एंटरटेन करने के लिए? लाल आंखों के साथ वो बोलता है, तू पूरा साइकोपैथ है। लेकिन ब्लॉन्ड लीडर मुस्कुराता है और कहता है, क्या ये सब सिर्फ मेरे लॉर्ड की खुशी के लिए लगता है तुम्हें? अरीना में जाइंट फाइटर अपनी जीत सेलिब्रेट कर रहा होता है। वो ओल्ड मैन को गाली देकर फिर से हमला करने दौड़ता है, पर अचानक कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। जमीन पर पड़ा बूढ़ा आदमी कह देता है, बेटा, गलत जगह मारा, मेरे दांत ही नहीं है, जैसे माउथ गार्ड पहना हो। जाइंट शॉक में आ जाता है, ये क्या बकवास है? एक पल में ओल्ड मैन उसकी आंखों पर हमला कर देता है। क्राउड स्टन रह जाता है। फिर वो अपने तेज, खून से सने नाखूनों से जाइंट का चेहरा चीर देता है। जाइंट गिर जाता है। ओल्ड मैन जीत जाता है। वो मुस्कुराकर कहता है, मुझे यंग लोग बिल्कुल पसंद नहीं, और एक क्रीपी हंसी छोड़ता है। क्राउड पहले स्टंड, फिर धीरे धीरे चीयर करने लगता है। हमारा लड़का शॉक्ड। ये सब उसकी समझ से बाहर है। कल्ट लीडर कमेंट करता है, देखो सब कितने खुश है। वायलेंस एक सेक्रेड पावर है। अब लोग इसकी वैल्यू समझ रहे हैं, और तुम भी समझ जाओगे। हमारा लड़का उसका कॉलर पकड़ता है, बकवास बंद कर, मैं यहां सिर्फ फ्राइडे को ढूंढने आया हूं।
ब्लॉन्ड काम टोन में कहता है, तो तुम इनडायरेक्टली बात कर रहे हो। और वो उसके फैमिली मेंबर्स के नाम लेता है। लड़का शॉक में, उसे उसके फैमिली के बारे में कैसे पता? ब्लॉन्ड मॉकिंग स्माइल देता है, क्या तुम फाइट में हिस्सा नहीं लोगे? फिर रिपीट करता है, अगर तुम हीरो बन गए तो तुम मिस्टर फ्राइडे से मिल सकते हो। रेड ऑरा के साथ वो आदेश देता है, अरीना में जाओ, अपनी वायलेंस दिखाओ। तभी एक वुमन आती है और पूछती है, बेगडोहा, काले बाल वाला लड़का तुम हो? वो कहती है कि वो उसकी सुपरवाइजर होगी। हीरो गुस्से में कहता है, फाइन, फाइट अभी शेड्यूल करो। ब्लॉन्ड हंसता है। फेस्टिवल रात 10 बजे खत्म होता है। वुमन कहती है, कल सब तैयार हो जाएगा। लड़का शॉक होता है जब वो बोलती है, एरिना के बाहर वायलेंस प्रोहिबिटेड है। कल्ट लीडर एक्सप्लेन करता है, वायलेंस सेक्रेड है, गलत जगह यूज करना ब्लास्फेमी है। ब्लॉन्ड फिर हाना को बुलाता है। वो आती है, डे ऑफ होने के बावजूद। लड़का स्टंट, वो लड़की बिल्कुल उसकी सिस्टर जैसी दिखती है। लेटर, सनसेट के टाइम सिटी का व्यू। हमारा प्रोटैगनिस्ट लंबे दिन के बाद थका हुआ लगता है। वो ट्रेनिंग शुरू करता है, फैमिली की फोटो देखता है और उसके अंदर नया डिटर्मिनेशन जग जाता है। तभी वुमन आती है, इम्प्रेसिव डेडिकेशन। वो बेड पर बैठकर थोड़ा सजेस्टिव टोन में कहती है, यहां सिर्फ हम दोनों हैं। लड़का सीरियस टोन में पूछता है, मतलब? वो बताती है कि प्लेयर्स को ऑब्जर्व करना उसकी ड्यूटी है। फिर क्यूरियोसिटी में पूछती है, क्या मैं तुम्हारा बॉडी टच कर सकती हूं? फिर खुद हंसकर कहती है, छोड़ो, रहने दो, अरीना चलना है, टाइम हो गया। चर्च ब्रांच में जायंट स्टैचू के बीच से गुजरते हैं। भीड़ देखकर हीरो शॉक हो जाता है। वुमन बताती है, यहां 10,000 लोग आए हैं। हमारा लड़का दंग, एक फाइट के लिए इतने लोग? वो कहती है, नॉर्मल है, लोगों को फाइट्स देखना पसंद है, रियलिटी से भागना चाहते हैं। ये अरीना उनका एस्केप है। पर्पल हेड लड़की ग्रीट करती है, रिमेंबर, रिंग के बाहर वायलेंस बैंड है। सुपरवाइजर कहती है, इनकी फाइट जल्दी अरेंज करो। हमारा लड़का सोचता है, वायलेंस किसी को बर्बाद कर देती है, पर किसी को खुश भी कर सकती है। वो पूछता है, क्या मुझे खुद को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा? सुपरवाइजर कामली बोलती है, हां, इसी से तुम वैल्यूबल बनते हो। सैक्रिफाइस एक हीरो की क्वालिटी है, हर कोई हीरो नहीं बन सकता। पर्पल हेड लड़की बीच में बोलती है, चलो, अरीना का टाइम हो गया। सुपरवाइजर आखिरी लाइन कहती है, हीरो बनने के लिए सिर्फ जीतना काफी नहीं, तुम्हें ओवरवेलमिंगली जीतना पड़ेगा। रिंग के हॉलवे में हमारे लड़के का पहला फाइट अनाउंस होता है। अनाउंसर जोर से बोलता है, आज अपना डेब्यू कर रहा है एक रुकी। नो एक्सपीरियंस, नो नोन स्किल्स, प्रेजेंटिंग ब्लैक डोहा। हाइट और काइलो सब क्लियर। और उसका अपोनेंट, फॉर्मर प्रो रेसलर द रियल बीस्ट, एम गॉरिजर। इसको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। बेल बजते ही फाइट शुरू। डोहा बिना टाइम वेस्ट करे सीधा अटैक करता है। अपोनेंट को पकड़ के धड़ से जमीन पर फेंक देता है। गॉरिजर ग्राउंड पर होता है। डोहा शांत एक्सप्रेशन के साथ उसके चेहरे पर पंच लगाता है। फिर गॉरिजर मौका देखकर उसको आर्मलॉक में पकड़ लेता है और एक सी हंसी हंसता है, मैं तेरी बाह तोड़ दूंगा। मेरी बॉडी नेचुरली रेजिस्टेंट है। डोहा उल्टा कंफ्यूज होता है, ये बंदा क्या बकवास कर रहा है? लेकिन फिर अपनी रॉ स्ट्रेंथ दिखाते हुए डोहा उसको उठाता है आर्मलॉक के अंदर ही। एक डिटर्मिन्ड लुक और बैम, उसका सिर जमीन पर तार के साथ घुसा देता है। प्रो रेसलर सीधा शॉक में, समझ ही नहीं पाता क्या हुआ। डोहा उसके सामने सीधा खड़ा, डेड काम, इंटिमिडेटिंग लुक, विदाउट मर्सी, एक और डेवस्टेटिंग पंच। क्राउड फट पड़ता है। ये होता है असली फाइट। रुकी कमाल का है। अनाउंसर हाइपर, एम गॉरिजर को मौका ही नहीं मिला। गॉरिजर हारा हुआ, हवा के लिए तड़पता हुआ बोलता है, स्टॉप, बस, प्लीज। जज डोहा का हाथ उठा देता है। विक्ट्री। डोहा अपने खून से भरे मुंह को वाइप करता है। कोल्ड,
कैलकुलेटिंग एक्सप्रेशन, सब बस इसलिए ताकि एक दिन वो स्टैचू में बने आदमी फ्राइडे से मिल सके। सुपरवाइजर आती है। एटमॉस्फेयर कैसा लगा? पहली बार है ना? तभी एक मस्कुलर बंदा आता है। यहां मजा आता है। रिकॉर्ड 15 फाइट्स, रेड आइज, क्रिमिनल स्माइल। डोहा बिना बात खत्म होने दे, एक पंच, बंदा सीधा वॉल में घुस जाता है। अरीना साइलेंट, शॉक। डोहा, नेक्स्ट लाओ अभी। क्राउड का मूड फ्लिप, ही इज रील, हम इसको सपोर्ट करेंगे। फिर ग्रीन मोहॉक वाला फाइटर आता है। क्राउड, क्रश द रुकी, लेकिन वो अटैक करे उससे पहले ही डोहा उसके सामने आ जाता है, उसके चेहरे को हाथ से पकड़ता है और एक चेस्ट कोलैप्सिंग पंच। डेड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट, बॉडी जमीन पर गिरती है। डोहा रिपीट करता है, नेक्स्ट अपोनेंट नाउ। एक के बाद एक बॉडीज गिरती जा रही है। डोहा थोड़ा थका, थोड़ा खांसी, लेकिन अपोनेंट को उठाकर दिखाता है कि वो अभी भी डोमिनेटिंग है। फिर भी बोलता है, नेक्स्ट। अपने फैमिली की फोटो को याद करते हुए सोचता है, मेन आ रहा हूं। जिंदा रहना। ऊपर से सुपरवाइजर्स देख रहे हैं। पर्पल हेड गर्ल, डेब्यू आज किया है, ऑलरेडी 8 कंसेक्यूटिव विन्स। सुपरवाइजर, जनू आया नहीं, मतलब अभी काफी नहीं। मेन उसके लिए स्पेशल फाइटर भेजती हूं। मेन इवेंट अनाउंस होता है। क्राउड क्रेजी, क्या कोई रोक सकता है इस मॉन्स्टरुकी को? डोहा कंफ्यूज्ड होता है क्योंकि अनाउंसर बोलता है, प्रेजेंटिंग दी पॉपुलर स्टार ऑफ जैमजल, सिम जून। और एंट्री होती है एक बच्चा। डोहा, ये मजाक है? मुझे इससे लड़ना है। क्राउड तो साइको, किल द किड। और तब डोहा को फील होता है एक मर्डरस इंटेंट, और वो फाइनली रियलाइज करता है ये जगह कितनी पागल है। हमारा यंग मैन हैरान है। वो सोचता है, ये सीरियस है क्या? अभी मुझे इस छोटे बच्चे से फाइट करनी है? इस वक्त पूरा क्राउड चिल्ला रहा है, नए मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करो। एक स्पेक्टेटर ऑडियंस से शाउट करता है, अजीब स्माइल के साथ, छोटे लड़के को खत्म कर दो। ये देखकर यंग मैन फील करता है मर्डरस इंटेंट और रियलाइज करता है ये जगह कितनी एब्सर्ड है। वो समझ नहीं पा रहा कि क्राउड इतना वायलेंटली चीयर क्यों कर रहा है। यंग मैन सोचता है, क्या ये छोटा बच्चा कुछ गलत किया है जो डिजर्व करता हो ये? फिर वह ये पॉसिबिलिटी कंसिडर करता है कि शायद बच्चा स्किल्ड फाइटर हो सकता है। सडनली बच्चा आगे स्टेप करता है और छोटी सी पंच मारे उसके लेग पर। बच्चा वीक अटैक्स कंटिन्यू करता है। साइज डिफरेंस के बावजूद यंग मैन अनफेज्ड है। एक डिस्टर्बिंग थॉट हीरो के माइंड में आता है। वो ऑब्जर्व करता है और महसूस करता है, शायद ये क्राउड का वायलेंट चांट सिर्फ अपनी सिक एंटरटेनमेंट के लिए है। ये ब्रूटल स्पेक्टिकल गॉड फ्राइडे के ऑनर में होल्ड किया गया है। अरीना में स्पेक्टेटर्स अपने फीट स्टॉम्प कर रहे हैं, ईगर फॉर शो। उनके चेहरे एक्साइटमेंट और ट्विस्टेड है। वे चांट कर रहे हैं वायलेंस के लिए। एक यूनिफाइड शाउट स्टेडियम में गूंजता है, बच्चे के विनाश की मांग। छोटा बॉय बस वहां खड़ा है, प्रिपेयर हो रहा है इनएविटेबल पेन के लिए। हैवी हार्ट के साथ हीरो अपना हैंड रेज करता है, फीलिंग कोई और चॉइस नहीं है। एक मोमेंट के बाद बच्चा ग्राउंड पर गिरता है, डिफीटेड और डस्ट से कवर्ड। यंग मैन अपनी बैक टर्न करता है और वॉक अवे करता है, छोटे अपोनेंट को फ्लोर पर छोड़कर। लेकिन क्राउड सैटिस्फाइड नहीं है। एक आदमी पूछता है, फाइट ऑलरेडी ओवर? फिर वे गुस्सा होते हैं, ब्रुटैलिटी की कमी से डिसअपॉइंटेड। बाकी ऑडियंस ज्वाइन करती है, डिमांड करते हुए, और मारो बच्चे को जैसे पहले किया। हीरो उन्हें इग्नोर करता है और रेफरी की तरफ टर्न करता है। बॉब फाइट नहीं कर सकता। फिर हेड शेक करता है डिस्गस्ट से और इमीडिएटली रिक्वेस्ट करता है, नेक्स्ट अपोनेंट। रेफरी कोल्डली बोलता है, मैच कब रुकेगा यह डिसाइड करता हूं, और ऑर्डर्स देता है, कंटिन्यू करो। हीरो इंसिस्ट करता है, यह मैच इम्पॉसिबल है, और छोटे बच्चे की तरफ पॉइंट करता है जो बेयरली खड़ा हो पा रहा है। लेकिन सभी को सरप्राइज करते हुए छोटा बॉय स्ट्रगल करके खड़ा हो जाता है,
लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार। यंग मैन कंफ्यूज्ड है, सोचता है ये बच्चा अपने आप को इतना पुश क्यों कर रहा है। फिर उसका अटेंशन एक आदमी पर चला जाता है क्राउड में, जो फ्रैंटिकली चीयर कर रहा है बच्चे के लिए। वो आदमी चिल्लाता है, अगर मेरा बेटा 5 मिनट और टिक गया तो उसे कैन हैम मिलेगा रिवॉर्ड के तौर पर। यह रेवलेशन हीरो को शॉक देता है और एक पेनफुल मेमोरी ट्रिगर हो जाती है उसके पास्ट से। फ्लैशबैक शुरू होता है। हीरो का फादर उसे होल्ड करके चिलिंग वर्ड्स बोल रहा है। हीरो को याद आता है फादर का कहना, अ फादर्स वर्ड इज लॉ। मेमोरी में छोटा सेल्फ टिमिडली पूछता है, क्या आपने मां को कॉल किया? फादर का एक्सप्रेशन कोल्ड था और वो एक्सप्लेन करता है कि उसने एक इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन किया है। वो अक्यूज करता है सन को, जैसे वो भी ट्राई कर रहा हो रन अवे करने के लिए, वैसे ही जैसे मां ने किया था, और कहता है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि बच्चा उसे ट्रैश समझता था। फादर प्रॉमिस करता है कि बीटिंग से वो समझ जाएगा। मेमोरी में स्टॉर्म की साउंड फिल है चाइल्डहुड होम के आउटसाइड। रेन में थ्रोन और मदर फोन पर थ्रेटन कर रही है। वो कर्स कर रही है उसके जन्म के लिए और वार्निंग दे रही है, दोबारा घर आने की कोशिश मत करना। ब्रूटल लेसन मेमोरी में बर्न हो चुका था। पिता का कहना परम था। प्रेजेंट में वापस आता है और वही डेस्परेट ओबीडियंस हीरो बच्चे की आंखों में देखता है। बच्चे का फादर स्टैंड से शाउट कर रहा है, अपने बेटे को टिके रहने के लिए प्रेरित कर रहा था। हीरो के माइंड में फादर की वॉइस है, उसे बच्चे को बेरमी से पीटने के लिए उकसा रहा था, क्योंकि उसे एक गोल अचीव करना है। फिर हीरो को विजन दिखता है अपने सिबलिंग्स का, ग्लोइंग रेड आइज के साथ, कहते हुए कम होम सून। सिस्टर का इमेज आता है, बोलती है कि कितना मिस कर रही है। इनर टर्मोइल और बढ़ जाता है। स्टैंड से सुपरवाइजर की वॉइस रिमाइंड करती है, हीरो बनने के लिए तुम्हें जून सू के स्टैंडर्ड्स को पूरा करना होगा। हीरो का बॉडी टेंस होता है, अरीना के सेंटर में स्टैंड करते हुए, आंखों में आग, इरादे फौलाद। करता है जो जरूरी है, वो करने के लिए तैयार। ग्राउंड अब ब्लड से स्टेन्ड है। हीरो खड़ा है डिफीटेड चाइल्ड के ऊपर, रिस्ट होल्ड करके। ये एक्ट क्राउड को फ्रेंजी में डाल देता है। मॉन्स्टर रूकी के लिए जबरदस्त उत्साह से जयकारा कर रहे। हीरो उन्हें सुनता है चांट करते हुए, एक्सप्रेशन कोल्ड और डिस्टेंट। लेकिन फाइट अभी खत्म नहीं हुआ। छोटा बॉय सडनली बाइट करता है अपोनेंट के आर्म को। हीरो नीचे देखता है, आइज ग्लोइंग रेड, और कामली बोलता है, टेक इट इजी। व्यूइंग बॉक्स में 2 सुपरवाइजर्स केओस ऑब्जर्व कर रहे हैं। ब्लॉन्ड कल्ट लीडर लाफ होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, क्लियरली अम्यूज्ड। अडल्ट बीटिंग चाइल्ड देखकर एंटरटेन्ड है। ब्लॉन्ड कल्ट लीडर लाफ होल्ड करने की कोशिश करता है, क्लियरली अम्यूज्ड बाय द होल स्पेक्टिकल। उससे लग रहा है कि अडल्ट का चाइल्ड को मारना काफी एंटरटेनिंग है। सुपरवाइजर जो उसके पास खड़ा है कमेंट्स करता है, जैसा कि उम्मीद थी। रूकी ने निराश नहीं किया। एल्फियर्ड वुमन पूरी तरह साइलेंट है, फेस एक मास्क ऑफ न्यूट्रलिटी के साथ। अरीना में होने वाले हर मूव को केयरफुली ऑब्जर्व और एनालाइज कर रही है। मीनवाइल बच्चे का फादर स्टैंड से शाउट कर रहा है, कहता है कि वो दूसरों से अलग है। उसका फेस डेस्परेट कन्विक्शन से भरा हुआ है, पूरा बिलीव करता है अपने बीटा के पर्पस में। हीरो अपना हैंड रेज करता है, थॉट्स क्लियर होते हैं, और वो वाव करता है अपनी फैमिली को किसी भी कॉस्ट पे प्रोटेक्ट करने का। वो टीथ ग्रिप करता है, फादर के वर्ड्स याद करते हुए अपना पर्पस रीअफर्म करता है। बेल बजता है और हीरो डिफीटेड चाइल्ड का आर्म रेज करता है एयर में, सिग्नल करते हुए कि मैच ऑफिशियली खत्म हो गया। अनाउंसर की वॉइस अरीना में एको करती है, सम्मान और धन्यवाद का समय। स्टैंड्स में पूरा क्राउड अपने हेड्स बो करता है इन प्रेयर, डिवोशन फुल डिस्प्ले में। लार्ज स्क्रीन्स पे फ्राइडे का फेस फ्लैश होता है और ऑडियंस यूनिसन में चांट करते हैं लव फॉर हिम। यहां तक कि घायल बच्चा जमीन पर पे धीरे से फ्राइडे को धन्यवाद फुसफुसाता है और सामूहिक पूजा में शामिल हो जाता है। हीरो पैंट्स करता है एग्जॉशन से, सिकंड बाय सराउंडिंग फैनेटिसिज्म। उस रात बाद शहर शांत है। एक विशाल तारा भरे आसमान के नीचे, एक बिल्डिंग के अंदर
स्टीम राइज होता है रनिंग शावर हेड से। यंग मैन खड़ा है गर्म पानी के नीचे। उसकी पीठ पर हुए घाव पुराने युद्धों की कहानियां बता रहे हैं। वाटर ग्रेजुअली ब्लड और ग्राइम को वॉश कर रहा है। उसके थॉट्स ड्रिफ्ट करते हैं एक डिस्टेंट मेमोरी की तरफ। पीसफुल, सनलिट होम, लश ग्रीन ट्रीज के बीच। मेमोरी में उसकी सिस्टर हैप्पीली प्रेजेंट कर रही है एक इंस्टेंट कैमरा जो उसने अभी अभी डिस्कवर किया। हीरो सरप्राइज्ड है और सिस्टर एक्सप्लेन करती है कि वो कैमरा एक ड्रॉर में टक था। फिर वो कॉल करती है सब चिल्ड्रन को गैदर करने के लिए एक फोटोग्राफ के लिए। क्लिक, कैमरा कैप्चर करता है हैप्पी समर मोमेंट। एक हैंड फ्रेशली डेवलप्ड फोटो होल्ड करता है, पर सरफेस कंप्लीटली वाइट है। फैमिली सरप्राइज्ड है और एक किड पूछता है, कैमरा ब्रोकन? सिस्टर जेंटली फोटो शेक करती है, बोलती है, ध्यान से देखो। चिल्ड्रन ऑ में वॉच करते हैं। इमेज स्लोली अपीयर होती है। एक किड पूछता है, आर यू अ मैजिशियन? सिस्टर उसको बुलाती है, हंसते हुए कि तस्वीर में उसका चेहरा कितना मजेदार लग रहा है। हीरो उसकी तरफ देखता है, थोड़ा सा स्माइल आता है फेस पे और पूछता है, क्या ये अच्छी तरह आया? वो प्राउडली फोटो होल्ड करती है, डिक्लेयर करती है कि ये उनकी वेरी फर्स्ट फैमिली पिक्चर है। प्रेजेंट में हीरो वॉन फोटोग्राफ को स्टेयर करता है, एक बिटर स्वीट मेमोरी की तरह। उसका एक्सप्रेशन सोम्बर है और वो डिमली लिट रूम में अकेला बैठा है, लॉस्ट इन थॉट। एक वुमन रूम में एंटर करती है और वो उसकी तरफ देखता है जब वो अप्रोच करती है। वो साइलेंटली एक कैन ऑफ बियर ऑफर करती है विदाउट सेइंग अ वर्ड। फिर वो टीज करती है, अगर तुम नहीं पीते तो बोरिंग हो जाएगा। हीरो पोलाइटली थैंक्स बोल के एक कैन ओपन करता है। वो उसे नाम से बुलाता है और पूछता है, कब फाइनली हीरो बैन पाऊंगा? वुमन अपनी बियर सिप करती है और कहती है, आज का मैच इतना बुरा नहीं लग रहा। तुमने अच्छा फाइट किया। बस ऐसे मैचेस दिखाते रहो। हीरो उसकी तरफ देखता है, आइज क्वेश्चनिंग, जैसे वो उससे मेन इवेंट के बारे में पूछ रहा हो। वही चाइल्ड वाला मैच। वुमन एडमिट करती है कि वो रिलीव्ड है। तुम ठीक लग रहे हो, क्योंकि काफी फाइटर्स गिल्ट की वजह से क्विट कर जाते हैं। हीरो कहता है, मुझे चिंता मत करो, आज के इवेंट से मेरा रिजॉल्व नहीं टूटेगा। फिर ऑफर करता है, अगर चाहो तो मैं और इंटेंस मैच भी खेल सकता हूं। उसकी आंखों में डार्क ग्लिंट आता है और वो कहता है, मैं कुछ भी करूंगा अपनी फैमिली को दोबारा देखने के लिए। वुमन अपनी बियर का सिप लेती है, एक्सप्रेशन अनरीडेबल, क्वाइटली सुन रही है। फिर कहती है, मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बता सकती हूं, दो अनश्योर इफ इट विल हेल्प। वो काउच पर रिक्लाइन करती है और शुरू करती है एक्सप्लेन करना कि फ्राइडे ने इतनी देर तक ह्यूमैनिटी को क्यों छोड़ा। उसकी स्टोरी शुरू होती है एक व्यू के साथ, अर्थ, एक प्लैनेट जो अनप्रेसिडेंटेड थ्रेट के सामने है। वो एक्सप्लेन करती है कि एक पावरफुल बीइंग, प्लेयर फ्राइडे, एक क्रूशल मोमेंट फेस कर रहा था। वो एक बॉल के सामने खड़ा है, ग्राउंड उसकी शेयर प्रेजेंस से क्रैक हो रहा है। सफेद बाल वाला आकृति गहरी सांस लेता है, विनाशकारी किक छोड़ने के लिए तैयार होता है। उसका फुटबॉल से कनेक्ट करता है और वो ऑब्जेक्ट प्योर एनर्जी बीम में ट्रांसफॉर्म होता है, स्ट्रीक करते हुए फ्यूचरिस्टिक सिटी के अक्रॉस। इंपैक्ट पे मैसिव एक्सप्लोजन होता है। पूरा मेट्रोपोलिस एंगल्फ हो जाता है फायर के बॉल में। इन्फर्नो के बीच वो मैन ट्रायम्फेंटली अपना हैंड रेज करता है और पावरफुल शाउट लेट आउट करता है, सेलिब्रेटिंग डिस्ट्रक्शन। फिगर अलोन खड़ा है, मशरूम क्लाउड को वॉच करता है जैसे वो ब्यूटीफुल फायरवर्क हो। लेकिन पावर का डिस्प्ले के बाद वो सिंपली कोलैप्स कर जाता है ग्राउंड पे, सीमिंगली अनइम्प्रेस्ड। 8 डेज गुजर जाते हैं और फ्राइडे रूइंस में ही सल्की और बोर्ड रहता है। ह्यूमैनिटी के प्रेडिक्टेबल रिएक्शंस ने उसका इंटरेस्ट खत्म कर दिया और उसे न्यू स्टिम्युलस चाहिए था। ये न्यू स्टिम्युलस आता है न्यूज रिपोर्ट से, प्रोटेस्ट्स स्प्रेडिंग ग्लोबली। वो देखता है सिटीजन्स एक्सप्रेस कर रहे हैं विश्व अलायंस की प्रतिक्रिया से असंतोष। मीनवाइल नेशंस ऑफ दी वर्ल्ड अपनी फोर्सेस मोबिलाइज करते हैं। स्काई हेलीकॉप्टर से फिल्ड है। सब कन्वर्ज होते हैं एक स्काई स्क्रेपर पे, टेम्पररी वर्ल्ड अलायंस हेडक्वार्टर्स। इनसाइड
228 विभिन्न देशों के नेता आपातकालीन सम्मेलन के लिए गैदर करते हैं। मैसिव क्राउड्स प्रोटेस्ट्स करते हैं बिल्डिंग के अराउंड, डिमांड करते हैं अलायंस को डिसबैंड करने के लिए। न्यूज रिपोर्टर एक्सप्लेन करता है कि प्रोटेस्ट्स इंटेंसिफाई हो रहे हैं इनकॉम्पिटेंट रिस्पॉन्स की वजह से। क्राउड कंटिन्यूअसली चांट करते हैं एंगर डायरेक्टेड एट वर्ल्ड अलायंस। 2 वर्ल्ड लीडर्स सीन ऑब्जर्व करते हैं, सोच रहे हैं कैसे एंग्री मॉब को अपीज करें। जब रूसी राष्ट्रपति आगे करता है, तुरंत मीडिया उसके अराउंड स्वाम हो जाती है। एक रिपोर्टर पुश करता है क्राउड के थ्रू, पूछता है उनका ओपिनियन करंट सिचुएशन पे, और प्रेस करता है ऑफिशियल स्टेटमेंट के लिए रिगार्डिंग क्राइसिस। प्रेसिडेंट उन्हें डिसडेन से देखता है, सोचता है ये सब कितने फूलिश है। उसके 2 एड्स उसके पीछे खड़े हैं, टेंस एक्सप्रेशंस के साथ कॉन्फ्रंटेशन ऑब्जर्व करते हुए। रिपोर्टर मोमेंटरली स्टन्ड है प्रेसिडेंट की कोल्ड गेज देखकर। लीडर डिसमिसिव ग्लेयर के साथ क्राउड की तरफ देखता है। ये और ज्यादा क्राउड को एनरेज कर देता है और लोग चिल्लाने लगते हैं कि इनकॉम्पिटेंट लीडर को जज किया जाए। सडनली प्रेसिडेंट एक सोल्जर का राइफल ग्रैब करता है और एक सिंगल शॉट हवा में फायर करता है। फिर कामली सबको बोलता है SHHH, सब क्वाइट हो जाओ। सोल्जर और रिपोर्टर दोनों शॉक हो जाते हैं। कंफ्यूजन और फियर का वेव प्रोटेस्टर्स के ऊपर गिरता है और पूरा एरिया सडनली साइलेंट हो जाता है। प्रेसिडेंट एक्सप्लेन करता है कि प्रोटेस्ट्स के लिए कोई टाइम नहीं है। फ्राइडे किसी भी मोमेंट अपीयर हो सकता है और वो उन्हें स्कोल्ड करता है, क्या तुम सोच सकते हो, और भी इग्नोरेंट तरीके से मरने के लिए। फिर वो रिवील करता है कि अगर फ्राइडे सच में आता है उन्हें किल करने, ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होगा। वर्ल्ड अलायंस इस गोल्डन चांस को मिस नहीं करेगा अपने कॉमन एनिमी को स्ट्राइक करने के लिए। वो डिक्लेयर करता है कि उनका प्लान है हर वेपन सिस्टम ऑन द प्लैनेट को इस एग्जैक्ट लोकेशन पे डायरेक्ट करना। क्राउड हॉरर से लुक करता है जब वो वाव करता है कि ये पूरा एरिया वेस्टलैंड बना दिया जाएगा फ्राइडे को डिफीट करने के लिए। एक प्रोटेस्टर स्टैमर करता है, ये मस्ट बी अ लाई। लेकिन प्रेसिडेंट कंफर्म करता है कि सारे हाई ऑफिशियल्स प्रेजेंट हैं। वो एक्सप्लेन करता है कि वो सिक्योर बंकर में भी मीट कर सकते थे, लेकिन वॉलंटरली यहां आए बेट बनने के लिए। फिर वो क्राउड को अर्ज करता है कि अपनी लाइफ वैल्यू करें और प्रॉमिस करता है कि अलायंस कभी उन्हें अबैंडन नहीं करेगा। प्रोटेस्टर्स स्टंट साइलेंस में स्टैंड करते हैं। एंगर अब फियर और अनसर्टेनिटी में बदल गया। एक आदमी क्वाइटली डिसाइड करता है कि उसे अपने पेरेंट्स देखने जाना चाहिए। प्रोटेस्ट भूल जाता है। दूसरे लोग मर्मर करते हैं अग्रीमेंट में और धीरे धीरे लोग एरिया से लीव करने लगते हैं। एक लीडर ऑब्जर्व करता है जब प्रोटेस्टर्स डिस्पर्स होते हैं, फेस पे स्मग लुक। रशियन प्रेसिडेंट नोट करता है सिर्फ 1 मिनट लगा बॉइलिंग मासेस को काम करने में। उसे पता था एग्जैक्टली क्या बोलना है अपराइजिंग को क्विल करने और कंट्रोल रीगेन करने के लिए। लेटर स्काईस्क्रेपर के अंदर पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार है। यून लोगो प्रोमिनेंटली डिस्प्ले है। एटमॉस्फेयर टेंस और फॉर्मल है। वर्ल्ड लीडर्स गैदर्ड हैं, फेसेस ग्रिम, डिस्कशन के लिए रेडी। एक रिप्रेजेंटेटिव रिपोर्ट करता है कि 3 कंट्रीज एब्सेंट है और कोरिया लेट है। वो सजेस्ट करता है कि विदाउट डिले फ्राइडे के खिलाफ काउंटर मेजर्स पर बात किया जाए। लेकिन जैसे ही दूसरा ऑफिशियल रिपोर्ट प्रेजेंट करने वाला होता है, वो एब्रप्टली कट ऑफ हो जाता है। रशियन प्रेसिडेंट इंटरप्ट करता है, सबसे पहले अलायंस के लिए लीडर इलेक्ट करना होगा। ये सजेशन अदर रिप्रेजेंटेटिव्स को सरप्राइज और कंफ्यूजन देता है। प्रेसिडेंट आर्ग्यू करता है, समय महत्वपूर्ण है। ह्यूम किसी की जरूरत है जो क्विक डिसीजंस ले सके। अन्य नेता जल्दी सहमत हो जाते हैं, गुमनाम समर्थन दिखाते हुए हाथ रेस करते हैं। जैसे ही कैंडिडेट सिलेक्ट करने वाले होते हैं, दूसरा ऑफिशियल बोलता है और रशियन प्रेसिडेंट कट कर देता है। लीडर ऑलरेडी डिसाइडेड है। उसका स्टेटमेंट सारे वर्ल्ड लीडर्स के लिए शॉकिंग और डिसअप्रूविंग होता है। एक और लीडर काम करने की कोशिश करता है, इंसिस्ट करते हुए कि फेली इलेक्टेड लीडर होना चाहिए। रशियन प्रेसिडेंट एक्सप्लेन करता है, मेरा होमलैंड सेंचुरी से एनिमीज से सराउंडेड है, इसलिए हमने स्ट्रैटेजिक एसेट्स हाइड किए
और फ्राइडे के अटैक से डैमेज मिनिमाइज किया। वो डिक्लेयर करता है कि मीटिंग की सक्सेस एंटायरली रशिया के पार्टिसिपेशन पे डिपेंड करती है। डायरेक्टली पॉइंट करते हुए दूसरे लीडर्स को कहता है, आपके कोऑपरेशन का प्राइस है। जापानीज प्राइम मिनिस्टर आउटरीच दिखाता है, अक्यूज करते हुए कि वो डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। रशियन लीडर कामली पूछता है, क्या जापान फ्राइडे इंसिडेंट के बाद फॉलोआउट संभाल सकता है? कोल्ड लुक के साथ क्लैरिफाई करता है, परमिशन मांग नहीं रहा, सिर्फ नोटिफाई कर रहा हूं। आर्ग्यूमेंट का रूम नहीं। प्राइम मिनिस्टर स्वेट करता है अंडर प्रेशर। यूएस रिप्रेजेंटेटिव बोलता है, सिंसियर अपॉलॉजी चाहिए आपके स्टेटमेंट के लिए। रशियन लीडर स्कॉफ्स, कॉलिंग हिम शेमलेस। याद दिलाता है, तुम्हारे प्रेसिडेंट का डेथ लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ था पूरी दुनिया के सामने। अदर लीडर शेम से नीचे देखते हैं। रशियन लीडर पूछता है, क्या मैं गलत हूं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में? एक मोमेंट के लिए शूटिंग स्टार नाइट स्काई में स्ट्रीक करता है, साइन ऑफ चेंजिंग टाइम्स। वोट के रिजल्ट्स डिस्प्ले होते हैं। रूसी राष्ट्रपति के पक्ष में भारी बहुमत। वो टेबल के हेड पे सीट लेता है, प्रॉमिस करता है, आपका चॉइस रॉन्ग नहीं होगा। एक और लीडर मीटिंग इंटरप्ट करता है, अनाउंस करते हुए कि उसका होमलैंड एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा है। दूसरे क्वेश्चन करते हैं। एक एड न्यूली इलेक्टेड चेयरमैन को रेडियो हैंड करता है। चेयरमैन रेडियो लेता है, नोट करता है, कॉल सही टाइम पे आया है। वह कमांडर से पूछता है कि एक्सपेरिमेंट की प्रेपरेशंस कंप्लीट हुई या नहीं। कमांडर रिपोर्ट देता है कि सिविलियंस को फॉरेस्ट में गैदर कर लिया गया है, जैसे इंस्ट्रक्ट किया गया था, एक कोल्ड और अनवेवरिंग गेज के साथ। वो एक सिंगल चिलिंग ऑर्डर देता है, ऑपरेशन शुरू करो। एक सोल्जर थम्स अप करता है, सिग्नल देता हुआ कि मिसाइल्स आर्म्ड है और लॉन्च के लिए रेडी। कमांडर लॉन्च डिवाइस का कवर फ्लिप करता है, उसका हाथ एक्टिवेट करने को तैयार। फायर और स्मोक के रोर के साथ मैसिव मिसाइल्स अपनी प्लेटफॉर्म से लिफ्ट ऑफ होने लगते हैं। एक ग्लोव्ड फिंगर लार्ज रेड बटन को प्रेस करती है, टारगेट एरिया की फेट सील हो जाती है। एक सिंगल मिसाइल स्काई में सोर करता है, आने वाली डिस्ट्रक्शन का हार्बिंगर। फॉरेस्ट में बेट, एक ह्यूमैनॉइड फिगर डिजाइन्ड टू अट्रैक्ट दी टारगेट, अपनी जगह पर वेट कर रहा होता है। सिविलियंस, जो कुछ नहीं जानते, कंफ्यूज्ड होकर पूछते हैं कि उन्हें यहां क्यों बुलाया गया। एक छोटा बच्चा डेंजर से अनजान, एक्साइटेड होकर स्काई में चमकती स्ट्री की तरफ पॉइंट करता है। मिसाइल अपने डेसेंट पर आता है, ग्लोइंग रेड हॉट, जैसे अर्थ पर गिरने को तैयार। स्काई क्रो से भर जाता है, उनकी ग्लोइंग रेड आइज इमिनेंट डूम महसूस करते हुए। बर्ड्स स्वार्म करते हैं जब मिसाइल एक ब्लाइंडिंग सन लाइक और बन जाता है। फिर एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है, पूरा फॉरेस्ट सिरिंग व्हाइट लाइट में डूब जाता है। दूर से एक सोल्जर मशरूम क्लाउड को स्काई में राइज होते हुए देखता है। दूसरा सोल्जर आफ्टरमैथ को ऑब्जर्व करता है, उसकी गॉगल्स में इन्फर्नो का रिफ्लेक्शन चमकता हुआ। मॉनिटर पर दिखता है कि उनका टारगेट फ्राइडे ब्लास्ट के बिल्कुल सेंटर में आया, लेकिन फ्लेम्स के बीच फ्राइडे बिल्कुल अनहार्म्ड बैठा होता है, मॉकिंगली चीयर करता हुआ। वर्ल्ड अलायंस सबसे बेहतरीन है। कमांडर रेडियो पर रिपोर्ट करता है कि फ्राइडे अपीयर हो गया, मतलब बेट सक्सेसफुल था। समिट में चेयरमैन इसे वेरी गुड न्यूज बोलता है। एक लीडर एक्सपेरिमेंट पर सवाल उठाता है, दूसरा आर्ग्यू करता है कि हमें काउंटर मेजर्स प्रिपेयर करने चाहिए। चेयरमैन सीरियस टोन में कहता है कि रशिया पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है। वो रिवील करता है कि उन्होंने डिस्कवर किया कि फ्राइडे को ल्योर करने के लिए 1 मिलियन लोगों की बलि देनी पड़ती है। ये सुनकर बाकी लीडर्स शॉक हो जाते हैं, इतने बड़े सैक्रिफाइस का स्केल समझ ही नहीं पाते। चेयरमैन प्राउडली बोलता है कि ये सिर्फ रशिया की अचीवमेंट नहीं, बल्कि वर्ल्ड अलायंस की भी पहली सक्सेस है। उसके फेस पर स्मग स्माइल आ जाती है, जबकि बाकी लीडर्स स्पीचलेस रह जाते हैं, लेकिन सीक्रेटली रिलीव्ड भी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्राइडे का फियर उनके शोल्डर से उतर गया। उन्हें एक स्केपगोट चाहिए था, कोई जो उन सब के डिसीजंस का गिल्ट उठाए, और अलायंस ने वो पर्सन ढूंढ लिया। कोल्ड ग्राउंड पर एक वुमन हडल्ड बैठी होती है, उन्हीं लीडर्स की विक्टिम जो उसको प्रोटेक्ट करने वाले थे। रात का एक लोन हेलीकॉप्टर स्काई में उड़ रहा होता है,
डेस्टिनेशन अननोन। अंदर सोल्जर कमांडर को रिपोर्ट देता है कि रशियन प्रेसिडेंट ने 1 मिलियन सिटीजन्स सैक्रिफाइस किए। कमांडर स्कार्ड और वेयरी पूछता है कि क्या फ्राइडे अपीयर हुआ। पायलट कंफर्म करता है। हेलीकॉप्टर साइलेंटली अपना जर्नी कंटिन्यू करता है। कमांडर बस कोल्डली बोलता है, वो आदमी काबिल है। सोल्जर कंफ्यूज्ड हो जाता है। साउथ कोरियन रिप्रेजेंटेटिव चोई बहोंग सोल्जर को बोलता है कि ज्यादा सोचो मत। हेलीकॉप्टर मूनलाइट के नीचे फ्लाई करता रहता है। पायलट फिर से पूछता है कि क्या ये सब सही है, जबकि रिप्रेजेंटेटिव काम वॉइस में सिचुएशन एक्सप्लेन करता रहता है। फिर अचानक रिप्रेजेंटेटिव कोल्ड स्वेट में बोलता है कि उसे अर्जेंटली बाथरूम जाना है। पायलट वार्न करता है कि वो अभी साउथ सी के बीच में है। रिप्रेजेंटेटिव हेल्पलेस हो जाता है। चोई बहोंग सजेस्ट करता है कि वो इशू सॉल्व कर सकता है अगर पायलट थोड़ी देर साइड देख ले। पायलट मना कर देता है, बोलता है थोड़ी और होल्ड करो। सोल्जर सोचता है कि रीजनल कमांडर सिंपल माइंडेड है, रिप्रेजेंटेटिव इडियट लगता है, और ये उसके कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव होना एक शेम जैसा लगता है। सीन शिफ्ट होता है सेउल, साउथ कोरिया, जहां केओस फटने वाला होता है। न्यूज पर एक पॉलिटिशियन पूरी कंट्री के लिए स्टेट ऑफ नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करता है। न्यूज रिपोर्ट करता है कि प्रेसिडेंट लोगन फ्राइडे के हाथ डिफीट हो गया और सिटीजन से ट्रस्ट मेंटेन करने के लिए बोलता है। लेकिन स्ट्रीट्स में पैनिक ऑलरेडी सेट हो चुकी है। लोग सप्लाईज और फूड के लिए फाइट कर रहे हैं। तभी एक लाउड नॉइस सिटी में एको करता है, जैसे कुछ बुरा हुआ हो। हम देखते हैं बिग ट्रैफिक जैम, एक ट्रक सराउंडेड बाय कार्स। एक आदमी फोन पे चिल्लाता है, कोई जगह नहीं है, क्वाइटली चलो। ट्रक ड्राइवर उससे आर्ग्यू करता है और एक छोटी सी गर्ल स्ट्रीट क्रॉस करते हुए अपने घर जा रही होती है। बच्ची स्ट्रीट के मिडिल में स्कैर्ड स्टॉप हो जाती है। तभी एक हैंड रीच आउट करता है उसे सेव करने के लिए। लास्ट सेकंड पे हमारा हीरो जंप करता है और बच्ची को डेंजर से पुश करके बचता है। रोलंद मैनेज करता है बच्ची को सेव करने में, लेकिन इम्पैक्ट की वजह से ग्राउंड पे गिर जाता है। एस्फाल्ट पे बैठे बच्ची अपनी आर्म्स में, प्रोटैगनिस्ट सोचता है, ट्रक ड्राइवर पागल हो गया क्या? बच्ची पूरी तरह से स्कैर्ड लुक करती है और थोड़ी देर बाद आंखों में टीयर्स फिल हो जाती है। बच्ची लाउडली क्राई करना स्टार्ट करती है और रोलन ट्राई करता है उसे काम करने के लिए। हमारे हीरो के लिए सिचुएशन डेस्परेट है। सोसाइटी केओस में है फ्राइडे इंसिडेंट के बाद। सडनली एक शॉट गन की गूंजती है और बैकग्राउंड में एक आदमी लाइफलेस गिरता है। केओस अनप्रेडिक्टेबल हॉरर्स का सीरीज है। सिचुएशन हर सेकंड के साथ और खराब होती जा रही है। और टू कॉम्प्लिकेट, नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स पैराशूट से कंट्री में एंटर करते हैं। सेल फोन्स पे डिजास्टर अलर्ट आता है। वार्निंग के नॉर्थ कोरिया ने साउथ इन्वेड किया है। फ्राइडे इंसिडेंट उनके लिए परफेक्ट एक्सक्यूज था अटैक करने का। वर्ल्ड्स अटेंशन मॉन्स्टर पे है और नॉर्थ कोरिया अपना इन्वेजन शुरू कर देता है विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। ये सिचुएशन सदर्न पॉलिटिशियंस के लिए ह्यूज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देता है। मीटिंग में एक सजेस्ट करता है एरिया अबैंडन करने का टू प्रोटेक्ट सोल, लेकिन दूसरा तुरंत डिसएग्री करता है। दोनों एक दूसरे पे अक्यूज करते हैं कि सिर्फ अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फाइट इतना इंटेंस हो जाता है कि ऑलमोस्ट अटैक करने लगते हैं। तभी वॉइस इंटरप्ट करती है। कमांडर कोई बैंग अपीयर होता है और कहता है कि एवरीथिंग पॉइंट्स टू एक सिंगल सोल्यूशन। आर्मी स्पेशल वॉरफेयर कमांडर सिंपल मेथड बताता है। पॉलिटिशियंस स्टॉप फाइटिंग, कंफ्यूज्ड, पूछते हैं क्या मेथड है। अमिडस्ट केओस एक लाइट ऑफ होप शाइन करता है फॉर साउथ कोरिया। मीटिंग में कमांडर चोई ब्लडी बैग लेकर आता है और अनाउंस करता है अपनी प्रेजेंस। एक पॉलिटिशियन हॉरिफाइड होता है। सोल्जर अपोलोजाइज करता है डिले के लिए, कहता है लोड हैवी था। शॉक में पॉलिटिशियन स्टटर करता है जब बिहंग बैग ग्राउंड पे थ्रो करता है। नॉर्थ कोरियन एम्ब्लम बैग पे क्लियरली इंडिकेट करता है क्या हुआ। चोई कहता है हम कॉज ऑफ प्रॉब्लम जानते हैं। सिनिस्टर स्माइल के साथ और ब्लड से कवर्ड वो पूछता है मेरा सोल्यूशन अच्छा नहीं है क्या? पॉलिटिशियन डिस्पेयर में चिल्लाता है ये अथॉरिटी किसने दी उसको? तब एक और अनाउंस करता है कि पीपल्स आर्मी सरेंडर एक्सप्रेस कर रही है, मतलब यूनिफिकेशन।
सभी क्विकली साइड्स चेंज करते हैं और सजेस्ट करते हैं कि मेजर चोई को लार्ज रिवॉर्ड मिले। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करता है चोई बायंग की मैरिट्स और सेंड करता है साउथ कोरिया के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर। यह ऑफिशियल वर्जन है, लेकिन एक्चुअली किसी को ब्लेम देना था। फिर चोई वर्ल्ड समिट अराइव करता है इंपोजिंग पोस्चर के साथ, सिट करता है और इंट्रोड्यूस करता है अपनी दक्षिण कोरिया के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में पहचान। लेकिन एक लीडर कंप्लेन करता है, सिर्फ सोल्जर भेजा, जनरल क्यों नहीं? दूसरा अग्री करता है, क्या साउथ कोरिया के पास प्राइड नहीं है? फिर कमांडर को ऑर्डर दिया जाता है इमीडिएटली कॉन्फ्रेंस रूम लीव करने का, लेकिन चोई सिर्फ स्माइल करता है। सोल्जर इंटरप्रेटर से कहता है, मेरा कहना ट्रांसलेट मैट करना। चोई एफआईआर कहता है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है, और सभी को मिडिल फिंगर शो करता है। लीडर्स फ्यूरियस होते हैं और पूछते हैं, पागल हो गया क्या? स्क्रीम करते हैं कि सोल्जर को लेसन सिखाना होगा और कोरिया को सैंक्शन लिस्ट पे डालना होगा। चोई एक्सप्लेन करता है, ऑर्डर्स फॉलो करते करते बोर हो गया था, रिप्रेजेंटेटिव बन के खुश हूं। लीडर्स सिर्फ पावर चाहते हैं क्राइसिस के बीच। ताइवानीज लीडर एंग्री होता है, कहता है मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल नहीं कर सकती। कोरियन सबको इडियट बोलता है और कहता है रिस्पॉन्सिबल पोजीशन के लिए आया हूं। रिस्पेक्ट चाहिए तो पहले रिस्पेक्ट दिखाना होगा। चाइनीज लीडर वार्न करता है, ऑल न्यूक्लियर कंट्रीज यहां है, कोरिया वाइप करना इजी है। वो कमेंट करता है, सैक्रिफाइस 1 मिलियन लोग, मॉन्स्टर फ्राइडे अपीयर होगा। चोई क्रेजी स्माइल देता है और पूछता है, न्यू वेपन यूज करें? बाकी रिप्रेजेंटेटिव्स शॉक्ड है, समझ नहीं पा रहे कमांडर का प्रोवोकेशन। मीटिंग, जिसका क्लियर ऑब्जेक्टिव था, लॉस ऑफ डायरेक्शन हो जाता है इस नॉनसेंस की वजह से। रूम में टेंशन इतनी हाई है कि एक बॉटल वाटर फ्लोर पे गिर जाती है। एक लीडर शाउट करता है, कोरिया एक्सपेल करो। चोई पूछता है, मेन क्रिमिनल हूं? सडनली रशियन प्रेसिडेंट, मीटिंग बॉस, ऑर्डर करता है सभी को स्टॉप करने का। वो सेशन एंड करता है ट्रैवल फटी के वजह से, कॉन्टिन्यूएशन नेक्स्ट डे शेड्यूल करता है। एक आदमी कंप्लेन करता है ऑर्गेनाइजेशंस डिग्निटी और डिसिप्लिन के लैक पे। रशियन ग्लोइंग रेड आइज के साथ रिपीट करता है, मीटिंग खत्म, बस इतना ही। पॉलिटिशियन वाइट हो जाता है फियर से और स्वेट करता है। रशियन प्रेसिडेंट चोई की तरफ देखता है और कहता है, टुमारो भी आओ एज कोरियाज रिप्रेजेंटेटिव। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कमांडर कोई अग्री करता है नेक्स्ट डे रिटर्न करने के लिए। सीन शिफ्ट होता है तूफानी रात में इमारत। बेड में लाई कर रहा है हमारे प्रोटैगनिस्ट रोलन सोचता है कि ये मीटिंग काफी एग्जैजरेटेड है और चोई बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रहा है। लेकिन फिर वो उस लड़की से पूछता है जो उसके पास बैठी है, तुम यहां क्यों हो? लड़की रिप्लाई करती है, सिर्फ एक ही बेड है। रोलंद फिर पलाइट होकर उठता है और कहता है, मैं फ्लोर पे सो जाता हूं, तुम कंफर्टेबल हो जाओ। लेकिन लड़की उसके शर्ट को होल्ड कर लेती है, उसे बेड से निकालने नहीं देती। सरप्राइज्ड होकर रोलन टर्न करता है और पूछता है, क्या चाहिए तुम्हें? लड़की फिर कहती है, तुम मुझे मेरी स्टोरी एंड तक सुनोगे। सीन फिर शिफ्ट होता है एक बड़ी सिटी की तरफ, रात को फुल लाइट्स में। एक बहुत टॉल बिल्डिंग में एक ओल्डर मैन सिटीस्केप को विंडो से ऑब्जर्व कर रहा है। उसके फेस पे वेट का इंटेंस एंटिसिपेशन दिख रहा है।